हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं, ये अपना लेक्चर नंबर 02 हो जाएगा। इसका अपना स्टार्ट जो होगा वो वहीं से होगा जहां आपने लास्ट लेक्चर देखा था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने सही से वो लेक्चर देखा होगा और आपको उसके अंदर सारे की सारी चीजें समझ में आई होगी और आपने चीजें नोट डाउन की होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस लेक्चर देख लिया, जो मेरे नोट्स थे वो देख लिए, इससे काम नहीं चलेगा। आपको नोट्स लिखना पड़ेगा, उनको याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना, जब ये सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा क्वांटम मैकेनिक्स, इसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी भी होगा, तो जब ये सब्जेक्ट खत्म होगा उसके बाद आपको इसका टेस्ट भी देना है, इसका असाइनमेंट भी करना है। तो वो तभी हो पाएगा जब आपको चीजें याद होगी। ठीक है, मैंने समझा दिया, मेरा काम इतना ही था कि मैं आपको समझा दूं अच्छी तरीके से, चीजें आपके सामने प्लेट में डाल के छोड़ दूं। अब वो खानी आपको ही है, ठीक है, वो मैं नहीं खा पाऊंगा, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। साथ साथ चीजें आपको याद भी करनी है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। इसके बाद अपना जो नया टॉपिक आता है वो आता है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन। अभी 1 घंटे के लेक्चर आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा अभी क्योंकि क्या है कि मैंने अभी तक 1 घंटे की क्लासें ली है ना, यूट्यूब पे आपने देखा होगा, तो वो आदत अब तक 1 घंटे वाली है। ठीक है, तो अभी 2 घंटे के लेक्चर बना के डालने के लिए मुझे 2 क्लासें लेनी पड़ रही है, पर 1-2 दिन में जब रूटीन बन जाएगा, ठीक है, तो अपना सुबह सुबह 1-2 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड करके डाल देंगे। और आप मान के चलो कि लगभग 7 तारीख तक अपनी क्वांटम मैकेनिक्स खत्म हो जाएगी और इसके बाद अपने स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट कर देंगे और लगभग 5-6 दिनों के अंदर स्पेक्ट्रोस्कोपी खत्म हो जाएगी। ओके, तो शुरू करते हैं। देखो, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन, इसकी हिंदी लिख लो काल आश्रित श्रोडिंजर समीकरण। देखो क्या हुआ, ये समीकरण आई क्यों? ये समीकरण इसलिए आई, देखो, कि अपने पास याद करो, क्लासिकल मैकेनिक्स आप पढ़ते थे, न्यूटोनियन मैकेनिक्स आप पढ़ते थे, पुराने वाली जो चलती थी चीजसम्मत भौतिकी, उसमें आप बल का समीकरण लिखते थे ना। इसी से आगे आपके पास क्या आता था? इक्वेशन ऑफ मोशन आता था, है ना। इसके अंदर आप क्या निकालते थे? इसमें से आप कैसे न कैसे करके आपके पास एक्स आ गया, उसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ गया? वेग आ गया। उसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ गया? त्वरण आ गया। ठीक है ना, त्वरण को m से गुणा किया, बल आ गया। वेग को m से गुणा किया, संवेग आ गया। समझ पा रहे हो मेरी बात? इस तरीके से अपने पास सारी की सारी क्वांटिटी आती थी। ये सारा का सारा खेल कहां चलता था? ये चलता था अपने पास चीज संबंध भौतिकी में, क्लासिकल मैकेनिक्स में। पर अपने पास जब क्वांटम मैकेनिक्स आई, तो तरीके के एक्सपेरिमेंट चले कि अपने जो मोशन है उनको कैसे एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो क्लासिकल के अंदर आपने देखा था कि कोई भी पार्टिकल है उससे रिलेटेड क्या मानी जाएगी? एक वेव मानी जाएगी। ये क्लासिकल से क्वांटम में आते टाइम हमने देखा था। ये बात हमें किसने बताई थी? दे ब्रोगली ने बताई थी। तो एक चीज तो दिमाग में थी कि कहीं ना कहीं पार्टिकल है वो कैसे बिहेव करेगा? एज ए तरंग बिहेव करेगा, है ना। तो कोई भी पार्टिकल जब मूव कर रहा होगा, उसके मोशन को आप डिराइव कर रहे होगे, तो कहीं ना कहीं अपने पास कैसी प्रॉपर्टी रहेगी? तरंग प्रॉपर्टी रहेगी, तरंग के गुण रहेंगे, है ना। इसी बीच अपने पास एक साइंटिस्ट आए, क्या? श्रोडिंजर नाम के एक साइंटिस्ट आए। वो कर क्या रहे थे? कुछ कर तो कुछ और ही रहे थे, हो कुछ और गया। कैसे कर रहा हूं मैं ये बात कि वो और कोई काम कर रहे थे और कोई अपने डेरिवेशन कर रहे थे, वहां उन्हें क्या मिली? श्रोडिंजर वेव इक्वेशन मिली। जो श्रोडिंजर तरंग समीकरण आती है, ये अपने पास श्रोडिंजर इक्वेशन है। ये क्या है? हिट एंड ट्रायल मेथड पे काम करती है। मतलब सीधी की सीधी श्रोडिंजर आए, उन्होंने वेव समीकरण दे दी कि भाई साहब ये समीकरण है, इसको पकड़ो। आपने ये समीकरण देख ली, हाँ, कि ये आई कहां से? वो नहीं पता कहां से आई, इसको आप हल करना। श्रोडिंजर ने क्या कहा कि इस समीकरण को आप हल करके देखिए। जब इस समीकरण को आप हल करोगे ना, तो आप ये देखोगे किसी भी पोटेंशियल के लिए, किसी भी विभव के लिए, कि आपके लिए सारी चीजें सही काम कर रही है। समझ रहे हो कि एक समीकरण है, इसको आप यूज करना और यूज करके देखना। जो चीजें आपके लिए आती है, चाहे आप पोटेंशियल निकाल के देखो, चाहे आप बाद में मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू या मोमेंटम का प्रत्याशा मान मोमेंटम निकाल के देखना, चाहे आप इससे गतिज ऊर्जा निकाल के देखना, बल निकाल के देखना, सारी चीजें निकाल के देखना। आप क्या पाओगे कि इस समीकरण की वजह से आप मोशन को डिस्क्राइब कर पा रहे हो। तो ये जो समीकरण है ना, ये आप यूज कर लीजिए। मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड किसने किए? श्रोडिंजर ने किए, और इसने इक्वेशन दी, वो अपने पास क्या कहलाई? श्रोडिंजर वेव इक्वेशन कहलाई। अब देखो जो अपने पास पोटेंशियल होता है, ये विभव होता है,
जो पोटेंशियल होता है या विभव होता है वो दो तरीके का हो सकता है। वो एक तो हो सकता है साई आर। साई आर का मतलब क्या है कि जो वो एक कैसा हो सकता है वी आर। इसका मतलब क्या है, जो अपने पास वी है, पोटेंशियल है, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे निर्भर कर रहा है, आर पे निर्भर कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पे निर्भर कर रहा है। जबकि एक अपने पास क्या होता है, वी बराबर वी आर कोमा टी। मतलब यहां पे पोटेंशियल किस पे निर्भर करता है, सिर्फ और सिर्फ स्थिति में निर्भर कर रहा है, पोजीशन पे निर्भर कर रहा है। जबकि यहाँ पे जो पोटेंशियल आपका वो स्थिति के साथ साथ समय पे भी निर्भर कर रहा है। कहां पे निर्भर कर रहा है, स्थिति के साथ साथ समय पर भी निर्भर कर रहा है। तो जहां अपने पास वो पोटेंशियल आ गया जिसके अंदर क्या है, समय है, इसके अंदर क्या है, समय है, तो इसको यूज करने पे जो श्रोडिंगर समीकरण आएगी वो क्या कहलाएगी, काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण। अपने पास टाइम डिपेंडेंट, क्योंकि टाइम है इसके अंदर, पोटेंशियल टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कहलाएगी। जबकि इसको क्या कहोगे, इसके अंदर तो टाइम है नहीं, है ना, तो अपने क्या करेंगे, जो टाइम डिपेंडेंट वाली समीकरण आएगी उसको थोड़ा हल करेंगे, उसमें से टाइम के जो फैक्टर है उन्हें एक साइड लेके जाएंगे, हल करेंगे और उसको कैसे न कैसे रिमूव कर देंगे। तो जो समीकरण अपने पास बचेगी वो क्या कहलाएगी, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, तो अपने लिखना स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में आ जाओ। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या थी, देखो अपने पास एक चीज आप देखो, अपने पास कुल एनर्जी क्या होती है, कुल एनर्जी होती है क्या, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां भी क्या होगा, जब आप हैमिल्टनियन लिखने जाओगे, अब बात आ गई हैमिल्टनियन क्या है। एक बार ये समझो, हैमिल्टनियन है वो ऊर्जा ही एक तरीके की, एग्जैक्टली में वो नहीं है, थोड़ा सा उससे अलग है, पर एक बार ये समझो कि जो हैमिल्टनियन H है वो आपकी ऊर्जा ही है। तो इसे कैसे लिखोगे आप, काइनेटिक एनर्जी p²/2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी v ऑफ r मान लो या t मान लो। ठीक है, और ये सारे कैसे हैं, ऑपरेटर के रूप में है, p भी ऑपरेटर है और v भी एक तरीके का ऑपरेटर है। p का मान लिखोगे तो ये अपने पास बनेगा माइनस का h²/2m प्लस v r, t। तो अपने पास जो h आएगा, ये वाला, ये क्या आएगा, p²/2m प्लस v, साथ में क्या रहेगा साई, जहां साई क्या है, तरंग फलन है। ओके, इसकी डिटेल में आपको वो लिखवाता हूं। तो यहां भी अपने पास जो h लिखोगे आप, हैमिल्टनियन लिखोगे, वो भी कैसे लिखोगे, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की जो दोनों टर्म आती है उनके योग के रूप में लिखोगे। ठीक है, तो काल आश्रित समीकरण अपने पास क्या थी, जो आपको याद रखनी है, ये थी अपने पास माइनस h²/2m d2 साई r, t। अब देखो ये काल आश्रित क्यों बनी, काल आश्रित ये इसलिए बनी, टाइम डिपेंडेंट इसलिए बनी क्योंकि इसके अंदर जो साई है वो भी आपका क्या है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो प्लस क्या आ जाएगा, v टाइम डिपेंडेंट है। ओके, यहां क्या आ जाएगा, साई r, t बराबर आ जाएगा अपने पास आयोटा h∠del/del t इंटू में साई r, t। ठीक है, इंटू में नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये ऑपरेटर है, del/del t ऑपरेटर है, v ऑपरेटर है यहाँ पे, और डेल सुगेर ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर क्या करेंगे, साई पे काम करेंगे। अब जो ऑपरेटर है ये क्या होता है, संकारक क्या होता है, ये आपके थोड़ा सा आगे जाकर के आएगा। एक बार आप ये ध्यान रखो, ये क्या कहलाती है, काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण कहलाती है। ठीक है, अब इसमें देखो मैंने किसकी बात की, मैंने बात की आर की, मैंने किसकी बात की, आर की, पर मैं यहां किसकी बात करूं, अगर x की बात करूं तो आपको पता है r कहां होता है, r में तीनों होते हैं, x भी होता है, y भी होता है और z भी होता है। तो ये समीकरण अपने पास किसमें है, 3D में है, जबकि ये समीकरण अपने पास किसमें है, 1D में है। ठीक है, तो अगर 1D की बात करूंगा तो x रहेगा और 3D की बात करूंगा तो r रहेगा। ठीक है, तो अगर आप इसको लिखना चाहो, 1D में लिखना चाहो तो कैसे हो जाएगी, ये तो किसमें आ गई, 3D में आ गई। 1D में लिखोगे तो कैसे हो जाएगा, 1D में आपके पास ये हो जाएगा माइनस h²/2m del² साई, इधर क्या हो जाएगा x, t प्लस v x, t और साई x, t बराबर आयोटा h∠del/del t साई x, t। ये अपने पास क्या होगी, 3D में समीकरण होगी, ये अपने पास क्या होगी, 1D में समीकरण होगी। अब आप देख लो इसमें जो सारी टर्म लिखी है, साई r t क्या है अपने पास, और जो v r t लिखा है वो क्या है वो देख लो। यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है अपने पास, साई r, t। तो साई r जो t है, r है यहाँ पे, ये क्या है, वेक्टर है, स्थिति सदिश है। ठीक है, तो साई r t क्या है अपने पास, ये है वेव फंक्शन, क्या है, वेव फंक्शन, तरंग फलन। ठीक है, इसके बाद अपने पास जो डेल स्क्वायर है, ये क्या है, लाप्लांसियन संकारक, लाप्लांसियन ऑपरेटर। ठीक है, लाप्लांसियन संकारक है ये। ओके, इसे लिखते कैसे हैं, इसे लिखते हैं डेल स्क्वायर से, लिख दिया यहाँ पे। और अगर थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखोगे इसको तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये होगा
डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर। अब संकारक क्या होगा थोड़ा सा आपको आगे समझ में आएगा वो, ठीक है ना। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं, ये डेमो लेक्चर एक और होगा, 2 घंटे के डेमो लेक्चर और आएंगे। यही 2 घंटे का रहा तो फिर और डेमो लेक्चर नहीं आएंगे, अगर 1 घंटे का रहा तो एक डेमो लेक्चर अपने और डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या बचा अपने पास, वीआरटी। वीआरटी क्या है, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं इसको, और इसको डायरेक्ट भी पोटेंशियल भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या हो गया अपने पास, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा बोल दो, या इसको आप क्या बोलो, विभव, विभव भी बोला जाता है, ठीक है। आप क्या देखोगे कि पहले आपने क्या देखा, विभव है और ऊर्जा है, उसमें संबंध किस तरीके का होता है, कुछ कुछ इस तरीके का होता है ना, इधर इस तरीके का होता है। पर यहाँ क्या है, जो विभव है ना, विभव किसको बोला जाता है, जो अपने पास स्थितिज ऊर्जा है उसी को विभव बोलते हैं, ठीक है। तो जो वी है ना अपने पास, ये क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। आर टी का मतलब ये आर पे भी डिपेंड करता है, ये टी पे भी डिपेंड करता है, बस इतनी बात है। अब देखो इसके बाद अपने पास क्या आता है, इसके बाद अपने पास आता है इसके कुछ नियम, इसके कुछ नियम। क्या आता है नियम, पहला नियम आता है अपने पास कि अगर साइवन क्या है, मान लो एक आपके पास साइवन है, पहला वेव फंक्शन, पहला तरंग फलन क्या है, साइवन है, और ये साइवन क्या है, इस समीकरण का जो ऊपर समीकरण लिखी थी ना, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसको मैं लिखता हूं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है, TDSE, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, काल आश्रित तरंग समीकरण। अगर साइवन क्या है, काल आश्रित तरंग समीकरण का इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, क्या है, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, ठीक है। इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मतलब अपने पास स्वतंत्र हल है। इसी तरीके से एक साई2 है, वो भी क्या है, TDSE का अपने पास क्या है, स्वतंत्र हल है, दोनों इसके स्वतंत्र हल है। तो अपने पास जो नया फलन आएगा, जिसे आप C1 साई1 प्लस C2 साई2 से लिखोगे, मतलब इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से, इन दोनों के रैखिक संयोजन से जो आप नया फलन बनाने जा रहे हो, ये वाला भी क्या होगा, TDSE का एक हल होगा। ये क्या होगा, TDSE का एक हल होगा, एक हल होगा, क्या कह सकते हो आप, वन सॉल्यूशन होगा। समझ रहे हैं मेरी बात, कि साई1 अगर TDSE का इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, साई2 अगर इसका इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, तो दोनों को जब रैखिक संयोजन करके आप कंबाइन करके जब साई बनाओगे, तो जो साई नया बनेगा ना, वो भी समीकरण क्या होगा, एक हल होगा। ओके, अब देखो अपने पास यहां से क्या होता है, यहां से अपने पास कॉन्सेप्ट किसका आता है, वेव पैकेट का, वेव पैकेट का। अब एक चीज देखो, वेव पैकेट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। वेव पैकेट क्या होता है, बहुत सारे वेव का ग्रुप है ना, एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर क्या है, बहुत सारी वेव्स है, पहली वेव होगी, दूसरी वेव होगी, तीसरी वेव होगी, सारी की सारी अध्यारोपित होगी, सारी की सारी वेव्स क्या होगी, अध्यारोपित होगी, और जब वो एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएगी, अध्यारोपित हो जाएगी, तो वो क्या बनाएगी, वेव पैकेट बनाएगी। अब मेरी बात सुनो, पहली वेव होगी इसे आप कैसे लिखोगे, साई1 से लिखोगे, दूसरी वेव होगी उसको साई2 से, तीसरी वेव का तरंग फलन क्या हो गया, साई3 हो गया, वेव फंक्शन क्या हो गया, साई3 हो गया। अब सारे के सारे वेव फंक्शन है, इनको आप कंबाइन कर दो, इनको आप कंबाइन कर दो, तो आपका जो साई बनेगा, आपका जो साई बनेगा, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो तरंग पैकेट को रिप्रेजेंट करेगा, वेव पैकेट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि यहाँ पे साई देखो, साई क्या था, पहली तरंग प्लस दूसरी तरंग, दोनों का क्या था, रैखिक संयोजन था। ये क्या था अपने पास, साई था। तो ये साई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेव पैकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेव पैकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अपने पास वेव ऐसे लिख सकते हो आप, साई क्या होगा, साई1 साई2 साई3, इनका क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, रेखीय संयोजन होगा, ठीक है, रेखीय संयोजन होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। और यहां साई किसको रिप्रेजेंट करेगा, साई विल रिप्रेजेंट वेव पैकेट, वेव पैकेट। ओके, इसके बाद अपने पास देखो क्या आती है, ये था अपने पास टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। अब हम क्या करें, अगर हमारे पास जो पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल VRT है ना, इसको हम कैसे लिख पाए, VR लिख पाए, मतलब जो आपका पोटेंशियल है, जो आपकी स्थितिज ऊर्जा है, हो सकता है वो समय पर निर्भर ना करे, हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी समय और अपने पास स्थिति दोनों पर निर्भर करेगी, है ना, हो सकता है समय के ऊपर निर्भर ना करे। तो VRT को आप क्या लिख पाओगे, VR लिख पाओगे। जब अगर आप इसको VR लिख पाओ, और मैं अगर यहां ला करके इसको, मैं अगर यहां इसको ला करके पुट कर दूं, है ना, इसको आप क्या कर दो, VR लिख दो, क्यों, क्योंकि ये समय पर निर्भर नहीं कर रही, इसको ला के ऐसे लिख दो। और साई RT को मैं इतनी हिम्मत जोड़ लूं कि मैं साई RT को कैसे लिख पाऊं, मैं इसको इस तरीके से लिख पाऊं कि जो समय पे आश्रित भाग है वो तो अलग हो जाए। मेरी बात समझो आप,
कि v क्या हो अपने पास सिर्फ स्थिति का फलन हो, सिर्फ r का फलन हो, v क्या हो जाए सिर्फ r का फलन हो जाए, और जो साई आर टी है इसको मैं इतनी हिम्मत जोड़ लूं, इसको मैं साई ऑफ r और फाई ऑफ t लिख दूं। मेरी बात समझे आप, जो तरंग फलन है इसको मैं दो भागों के रूप में मान लूं, है ना, कि अपने पास स्थिति का अलग है, समय का अलग है। अब मैं क्या करूं, इस मान को v का ये मान, साई का ये मान, सारा का सारा कहां लेके लिखूं, इसमें रख दूं, सारा का सारा मान इसमें लाके रख दूं। अब क्या करूं, इससे t वाला भाग, क्योंकि यहां क्या है t है, तो इसका t वाला भाग कहां ले जाऊं, यहां ले जाऊं, और इसका r वाला भाग कहां ले जाऊं, यहां ले जाऊं। आप मेरी बात समझे, साई का मैं क्या करूं आर टी लिखा, यहां साई का आर टी वाला अलग अलग पार्ट होता है ना, साई आर फाई टी, साई आर फाई टी लिखा, यहां भी साई आर फाई टी लिखा। अब आर वाली चीजें एक साइड में और आर वाली चीजें इस साइड में और टी वाली चीजें इस साइड में। तो अब देखो, अगर जब आर चेंज करोगे तो यही पार्ट बदलेगा ना, जब टी चेंज करोगे तो यही पार्ट बदलेगा ना, मतलब ये दोनों पार्ट क्या है, एक दूसरे अलग अलग हैं, ये एक दूसरे क्या है कांस्टेंट है, एक दूसरे क्या है नियत है, एक दूसरे से अलग अलग है। मतलब इस समीकरण के बराबर में आप एक नई चीज लिख सकते हो ई साई, इसके बराबर में भी एक नई चीज है ई साई लिख सकते हो। तो यहां से निकल के अब टाइम वाला पार्ट आपने हटा दिया, टाइम वाला पार्ट आपने रिमूव कर दिया, तो यहां अपने पास नया पार्ट क्या आ गया, टाइम से हटा हुआ भाग आ गया, समय से स्वतंत्र भाग आ गया। तो ये जो समीकरण बनेगी, इस बार जो समीकरण बनेगी क्या कहलाएगी, काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण, टाइम इंडिपेंडेंट है श्रोडिंगर इक्वेशन, जो आपके लिए मोस्ट वैल्यूएबल है क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है ना। अगर वी आर क्या हो ऐसे हो अपने पास, देन टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, है ना, ये आप इसकी हिंदी लिख सकते हो, काल आश्रित, काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण। कैसे आ जाएगी, ये अपने पास आएगी। अब इसको मैं पूरा डेरिवेशन आपको नहीं कराऊंगा क्योंकि वो कहीं नहीं पूछा जाएगा आपके लिए, है ना। कितना आएगी ये आएगी आपके पास माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर साई ऑफ r प्लस v ऑफ r, ओके, और साई ऑफ r बराबर आ जाएगा, कांस्टेंट इक्वल आएगी, वो कांस्टेंट क्या माना था, ई माना था, ई माना था, तो ये क्या आ गई साई ऑफ r आ गई। ये अपने पास क्या आ गई, काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण आ गई। क्या आ गई, काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण आ गई। वहां जो अपने पास साई r टी था, साई r टी था, उसको आपने क्या मान लिया था, उसको आपने मान लिया था साई r फाई ऑफ t। समझ गए कि जो साई है ना अपना दो फंक्शन से मिलकर बनाए, उसका समय वाला भाग आप फाई t से लिख रहे हो, और जो r वाला भाग है उसको आप साई ऑफ r से लिख रहे हो, ठीक है। ये आया कैसे, इसके आगे थोड़ा सा लिख लो, इसको समीकरण क्या दें, ये पहले वाली जो समीकरण थी इसको समीकरण देते हैं मान लो a, ओके। ये आया कैसे वो भी आपको पता चल जाएगा। ये क्या है समीकरण नंबर 2, तो कैसे लिखोगे, समीकरण 2 को आपने क्या किया, इसलिए मैंने बता दिया आपको ना, समीकरण 2 को आपने इसमें लिखा, वेरिएबल सेपरेशन किए, टाइम वाला अलग और r वाला अलग, मतलब स्थिति वाला आपने अलग कर लिया, तो आपके पास कैसी समीकरण बन जाती है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण बन जाती है। तो कैसे करोगे, लिख लो, पुट इन इक्वेशन a, put in equation A and apply variable separation method। जब आप ये अप्लाई करते हो you will get, क्या मिलेगा आपको, you will get टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ये वाली समीकरण आ गई ना, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन समीकरण नंबर 1 मिल जाएगी। एंड और आपको क्या मिलेगा, एक आपको यहां से क्या मिलेगा, डी फाई बटा डी टी, ये फाई है ना, इससे रिलेटेड समीकरण क्या बनेगी, माइनस का ई आई फाई अपॉन एच कट, ओके। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा, ये फाई क्या है, फाई क्या है बच्चों, ये टी का फंक्शन है, तो फाई टी क्या आ जाएगा, फाई टी अपने पास आएगा ई टू पावर माइनस का आयोटा ई बटा एच कट इंटू टी, ओके। तो अब जो आपके पास साई ऑफ आर टी था, ये क्या बनेगा, साई ऑफ आर बनेगा। जो आप फाई लेके चल रहे थे ये क्या बना, ई टी बटा एच कट बना, ओके। और ये अपने पास आ गया साई आर कोमा टी, आर वेक्टर है ना, ई की पावर माइनस आई ई टी बटा एच कट साई ऑफ आर। अब मैंने ये क्यों लिखाया, मैंने ये इसलिए लिखाया कि आपको ये पता चल रहा है यहां से कि अगर आपके पास टाइम इंडिपेंडेंट वाला वेव फंक्शन का पार्ट आपको पता है, ठीक है, तो टाइम डिपेंडेंट वाले वेव फंक्शन में आप कैसे मूव करेंगे, समझ रहे हो। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है e टू पावर माइनस
आयोटा मतलब आई ई टी बाय एच कट साई ऑफ आर हो जाएगा क्या, टाइम डिपेंडेंट अपने पास जो वेव फंक्शन आएगा वो। ओके, ये आपको आगे जाकर के यूज आएगा, जब यूज आएगा उस टाइम आपको बताऊंगा कि मैंने आपको ये थोड़ा सा वहां समझाया था। ठीक है, तो आपको यहां से याद क्या चीजें रखनी है, इतनी चीजें लिखवाई है, इसमें से याद क्या चीजें रखनी है, याद बहुत कम चीजें रखनी होती है। क्या चीजें रखनी है, पहला श्रोडिंगर इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट वाली ये थी। ओके, और 3D में ऐसे लिखेंगे, 1D में ऐसे लिखेंगे। इसके अलावा अपने पास उसके बाद था टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ये वाली टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ये आपको याद रखनी है। और जो फाई आता है टाइम डिपेंडेंट वाला पार्ट वो ऐसे आता है, और जो कुल वेव फंक्शन होता है उसको ऐसे लिखते हैं। चार चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद आपके पास अगला टॉपिक आता है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन। हिंदी में लिखना तो लिख लो, तरंग फलन की भौतिक सार्थकता, तरंग फलन की भौतिक सार्थकता, तरंग फलन की भौतिक सार्थकता। अब एक बात देखो आप, क्या है बात, अपने पास क्या था कि आपने देखा कि x था क्लासिकल में, डेरिवेटिव किया वेग आ गया ना, और इसका दोबारा डेरिवेटिव किया त्वरण आ गया, m से गुणा किया अपने पास क्या आ गया, संवेग आ गया, मोमेंटम आ गया। ऐसा चलता था ना। इसी तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जब श्रोडिंगर भाई साहब ने आकर के अपने को तरंग समीकरण दे दी, तो इस तरंग समीकरण को हल करके अपने पास क्या आता है, तरंग फलन आता है, जो क्या है, साई है। अब ये साई अपने लिए किसका काम करेगा, x काम करेगा। मतलब साई पे कुछ अप्लाई करो, अपने पास क्या आ जाएगा, वेग आ जाएगा, और कुछ अप्लाई करो वेग आ जाएगा, और कुछ अप्लाई करो संवेग आ जाएगा, और कुछ अप्लाई करो बल आ जाएगा, और कुछ अप्लाई करो ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है ना। तो अपना जो मेन टूल है ना वो क्या है, साई है ना। पर एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है, जो x था ना इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस था, ये क्या है अपने पास, डिस्प्लेसमेंट है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। पर साई के अंदर एक दिक्कत है। साई की दिक्कत क्या है पता है, कि आपने वेव फंक्शन देखा होगा, वेव फंक्शन उम्मीद करता हूं देखा होगा, थोड़ा बहुत आपको याद आ रहा होगा। वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर जब पार्टिकल होता है ना, उसका वेव फंक्शन नहीं होता है साइन 2n पाई x अपॉन ए। ठीक है, कुछ ऐसा वेव फंक्शन होता है कि ये मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अब साइन को आप लिखोगे ना तो ये कैसा आ जाएगा, साइन को आप जब लिखते हो ना तो यहाँ क्या आता है, इमेजिनरी पार्ट आता है। क्या आता है, इमेजिनरी पार्ट आता है। इसको आप कैसे लिखते हो, e की पावर, देखो सिंपल ऐसे देखो कि जो साई है ना, इसके अंदर क्या हो सकता है, इमेजिनरी पार्ट हो सकता है। इसके अंदर क्या आ सकता है, आयोटा आ सकता है। यहां से एक चीज देखो, आ जाओ, जो अपने पास फाई था इसमें क्या था, आयोटा था ना, आयोटा। इसी तरीके से जो आपका साई होगा ना, ये भी कैसा हो सकता है, इस फंक्शन के अंदर कैसे आ सकती है, इमेजिनरी वैल्यूज हो सकती है। आयोटा आपको देखने को मिल सकता है। मान लो ये कितना था, आयोटा kx माइनस ओमेगा टी था। ये होता है, जो प्लेन वेव होती है आपकी, समतल तरंग होती है, उसको आप इसी तरीके से लिखते हो। ठीक है ना, इसी तरीके से लिखते हो। तो अब एक चीज देखो, इसके अंदर क्या है, आयोटा है। इसके अंदर क्या है, आयोटा है। मतलब तरंग फलन के अंदर क्या आ गई, आभासी चीज आ गई। तरंग फलन के अंदर आभासी चीज आ गई, तो इसके अंदर रियल चीज तो है ही नहीं। तरंग फलन में क्या आ गई, आभासी चीज आ गई, तो इसके अंदर कोई भी रियल चीज तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या समझे आप, साई क्या है, साई एक आभासी चीज है, कोई साई होगा ही नहीं। साई क्या है, कि आभासी चीज है, साई एक काल्पनिक चीज है। तो फिर साई जो है, जो आभासी चीज होती है वो भौतिक नहीं होती, सिंपल सी बात है। तो साई का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस यहाँ पे है ही नहीं। क्या समझे आप, जो इतना साई के दम पे आप इतना कूद रहे हो, साई आ जाएगा तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन साई जो है इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है ही नहीं, ये ऐसे ही है। ठीक है ना। तो साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि ये आभासी हो सकता है, ये इमेजिनरी हो सकता है। तो किसका है फिजिकल सिग्निफिकेंस, भाई साहब फिजिकल सिग्निफिकेंस आपके पास आएगा साई स्टार का। कैसे, ये तुम बात कैसे कर रहे हो, चलो मान लिया आपके पास साई क्या है, आभासी है, तो ये लगभग आता है आयोटा। ये मान लो आप क्या लिखा था, kx माइनस ओमेगा टी, ऐसा आया था ना। ठीक है, इसका गुणा करो किससे, साई स्टार से। साई स्टार क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है इसका। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में क्या करना होता है, आयोटा की जगह माइनस आयोटा कर दो, और मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज ले लो, ऐसा कुछ करना होता है। ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जब आप लोगे तो आयोटा क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा आ जाएगा। अब इनको गुणा करो तो ये एक प्लस का एक माइनस का है, दोनों जुड़ेंगे, आधार समान हो गए तो घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी ना। ये प्लस ये करोगे तो ये प्लस का ये माइनस का कट जाएंगे, तो क्या आएगा, e की पावर 0 बराबर 1। मतलब जो फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा किसका होगा, साई स्टार का होगा। किसका होगा, साई स्टार का होगा। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी।
इसे क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं। ओके, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस किसका होगा? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का होगा, पर अपने पास साई का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होगा, क्योंकि आपका जो साई है वो कैसा हो सकता है? आभासी हो सकता है। ओके, तो इसमें आप लिखो जो मैंने यहां तक आपको समझाया क्यों है? समझाया इसलिए कि आपको जो लिखवाऊं ना उसको एक्सेप्ट करने में जोर नहीं आए। समझ रहे हो? डायरेक्ट लिखाऊंगा तो आपको ये लगेगा ये क्या लिखवा दिया, ये क्या लिखवा दिया। थोड़ी सी पीछे का है बैकग्राउंड बता दो तो आपके लिए वो एक्सेप्ट करनी चीजें इजी रहती है, और याद आपको बस इतना ही रखना है। तो ये क्या आ जाएगा? साई आर टी, ये वेक्टर है, इसका स्क्वायर होगा, इसको आप कैसे लिखोगे? इसको आप लिखोगे साई स्टार आर कोमा टी, साई आर कोमा टी। ठीक है, ये वेक्टर है, ये क्या है? वेक्टर है। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रायिकता घनत्व है। क्या बोलेंगे? प्रायिकता घनत्व है। द्रव्यमान घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। तो ये क्या हो गया? ये हो गया प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। अपने पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्रायिकता घनत्व क्या हो गया? ये प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, इसी का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। इसका क्या है अपने पास? फिजिकल सिग्निफिकेंस है। फिजिकल सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस है। यहां आप लिख सकते हो, चाहो तो लिख दें, आ जाओ लिख देते हैं। साई ये क्या है? ये अपने पास है वेव फंक्शन। वेव फंक्शन, तरंग फलन, हिंदी में क्या है? तरंग फलन है। इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस। इसका कोई भी भौतिक अर्थ नहीं है। हिंदी में आप लिख रहे हो तो लिख लो, इसका कोई भी भौतिक अर्थ नहीं है। बिकॉज इट कैन बी इमेजिनरी। इट कैन बी इमेजिनरी, यह आभासी हो सकता है, यह आभासी हो सकता है। उसके बाद आता है साई स्टार। क्या है साई स्टार? क्या है साई स्टार? आर टी अपने यहां पे लिखा है ना, ये क्या है? साई स्टार क्या है? साई आर कोमा टी का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। क्या है? कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, सुगमी है ये। सुगमी किसका? साई आर टी का सुगमी है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होता है? आयोटा की माइनस आयोटा आ जाता है, वो आप थोड़ा सा जाकर के देखना, गूगल कर लेना, आपको और थोड़ी से अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अब देखो ये पूरा का पूरा क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। पूरी की पूरी क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। तो इसका जो एक भाग लोगे, देखो इसकी स्क्वायर है ना, तो इसका जो एक भाग लोगे आप साई आर टी, और इसका क्या देखो? मैग्नीट्यूड देखो, तो ये अपने पास क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, प्रायिकता का आयाम। एम्पलीट्यूड, प्रायिकता आयाम। ऐसा क्यों है? इसको क्यों बोला? याद करो, जो इंटेंसिटी थी अपने पास क्लासिकल में, जब इंटेंसिटी लिखते हैं तो वो क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर के समानुपाती लिखते हैं। तो जो ए होता है वो क्या होता है? आयाम होता है। यहाँ जो इंटेंसिटी होगी, कहाँ चीज कितनी है, कितनी ज्यादा है, वो कौन बताएगी? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताएगी। तो इसका जो एक भाग है वो अपने पास क्या कहलाएगा? प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड कहलाएगा, प्रायिकता आयाम कहलाएगा। ओके, चलें इससे आगे आ जाओ, इससे आगे चलते हैं। इसके बाद अपने पास आता है नॉर्मलाइजेशन ऑफ ए वेव फंक्शन। अब आप क्या कर लोगे? आपको पता चल गया कि ये जो फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं, किसके? वेव फंक्शन की, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है नहीं। फिजिकल सिग्निफिकेंस या हमारे लिए काम कौन आएगा? कहां पे? देखो, वेव फंक्शन बताता क्या है? वेव फंक्शन ये बताता है कोई पार्टिकल कहां पे पाया जाएगा, कोई पार्टिकल कहां पे पाया जाएगा। पर जो साई होता है इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस कोई भी नहीं होता है। तो कोई पार्टिकल कहां पे कितना है वो हमें किससे पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से। जब अपने साई स्टार करेंगे तब आपको क्या पता चलेगा? उस पार्टिकल के बारे में पता चलेगा कि वो पार्टिकल कहां है, कहां नहीं है। तो जब अपने आगे जाकर के न्यूमेरिकल करेंगे कि पार्टिकल की इस स्थान में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो वहां आप देखना आपके काम कौन आएगा? साई स्टार आएगा, साई नहीं आएगा। ठीक है ना, तो कोई पार्टिकल कहां पाया जाएगा, ये चीज किसकी हेल्प से बताई जाती है? ये चीज बताई जाती है साई स्टार की हेल्प से। ओके, अब बात आती है जो वेव फंक्शन है, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, पर वेव फंक्शन तो चाहिए। क्यों चाहिए? साई स्टार, भाई साहब साई से तो बनेगा,
फाई साई स्टार किससे बनेगा, साई स्टार साई से ही तो बनेगा। तो आपको जो साई चाहिए, एक बार जो साई तो चाहिए, तो साई तो आपको चाहिएगा ही चाहिएगा। तो उस साई की अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वो साई किस तरीके का होगा, क्या वो ऐसा होगा कि उसको अपने डायरेक्टली ला करके यूज कर लेंगे, ठीक है, ऐसा देखते हैं। तो इसके बाद अपने पास आता है नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, तरंग फलन का परसामान्यीकरण, परसामान्यीकरण। देखो अपने पास होता क्या है, आप देखो कि अपने पास साई स्टार तो क्या है, साई स्टार तो डेंसिटी है, होता है या नहीं होता। डेंसिटी को जब आयतन का गुणा करोगे तो क्या आएगा, द्रव्यमान आएगा। द्रव्यमान घनत्व को जब आयतन से गुणा करोगे तो आपके पास द्रव्यमान आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जब प्रायिकता घनत्व को, जो अपने पास साई स्टार है, साई आर कोमा टी, साई स्टार है, ठीक है, इसका अपने पास जब अपने पास प्रायिकता घनत्व को आयतन से गुणा कर दोगे तो ये क्या आ जाएगी, उस आयतन के अंदर प्रायिकता आ जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात, कि अपने पास डीवी आयतन के अंदर पाई जाने की प्रायिकता कितनी होगी, साई स्टार इंटू डीवी होगी, ओके। और जब अपने बात करते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी, मतलब होल स्पेस या कह दो संपूर्ण आकाश के अंदर पाई जाने की प्रायिकता जो है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी साई आर कोमा टी का स्क्वायर, ओके, डी वी। पर यहां पे जो इंटीग्रेशन है वो कैसा है, ऑल स्पेस है, संपूर्ण आकाश का है। या इसको आप क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार प्लस इन्फिनिटी साई आर कोमा टी स्क्वायर डी वी। आप मेरी बात समझे, आप यहां से ये समझो, यहां पे एक छोटा सा देख लो कि इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, इंटीग्रेशन आता है इसका। मतलब डीवी के अंदर कोई पार्टिकल की पाई जाने की प्रायिकता कितनी होगी, साई स्टार डीवी होगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये है डीवी आयतन में, डीवी वॉल्यूम में पार्टिकल के एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी। अब एक बात देखो, ये तो आ गई कि अपने पास डीवी वॉल्यूम के अंदर पार्टिकल पाया जाएगा नहीं पाया जाएगा। अब मैं आपको कहूं पार्टिकल इस दुनिया में है, और मैं कह दूं माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता कितनी होगी। एक बात सोचो, आपकी प्रायिकता पूछ ली, आपके पाए जाने की प्रायिकता कितनी है अपने घर में, तो आप क्या करोगे, तुम्हारे घर का आयतन आ गया यहाँ पे। पर ऐसे बोले पूरी दुनिया के अंदर तुम्हारे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, आप कहीं भी हो, आप हो तो दुनिया के अंदर ही ना, पार्टिकल कहीं भी है तो स्पेस के अंदर ही, आकाश के अंदर ही है। तो अपने पास जब तुम होल स्पेस का इंटीग्रेशन लगाओगे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाओगे, वेव फंक्शन का इंटीग्रेशन करके, जो अपने पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है उसका इंटीग्रेशन करके, जब माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक जाओगे, कहीं ना कहीं तो पाए जाओगे, तो प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई है। समझ रहे हो ना, इतना स्पेस सारा ही मिला दिया, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी। तो पूरे स्पेस के अंदर आपके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हमेशा कितनी होगी, 1 होगी। तो यहां आपके पास क्या आ गया, यहां आपके पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ ऑल स्पेस कह दो या होल स्पेस कह दो, संपूर्ण आकाश, ये क्या है, साई आर टी का स्क्वायर डी वी बराबर क्या होगा, 1 होगा। ये अपने पास क्या कहलाती है, ये कहलाती है नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन। क्या कहलाती है, कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन, परसामान्यीकरण की शर्त। ठीक है, कोई भी वेव फंक्शन है वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है अगर उसके लिए ये चीज नहीं है तो। समझ रहे हो ना, उसका इंटीग्रेशन करो आप माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी के बीच में साई स्टार डीवी का, ठीक है, वो हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो जो आपका तरंग फलन है ना, वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। मान लो आपको एक तरंग फलन दे दिया कि जिसका 1 है ही नहीं, तो उसको आपको 1 बनाना पड़ेगा। उस वेव फंक्शन को आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि आपका जो फाइनल साई स्टार आएगा वो कितना आए, 1 आए। कब, जब उसकी लिमिट कितनी है, वॉल स्पेस की, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक की है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, फॉर एनी कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन आ गई, किसके लिए, फॉर एनी
साई आर टी फंक्शन, साई आर टी फंक्शन की कोई भी अपने पास तरंग फलन है उसका नॉर्मलाइजेशन हो, वो एक्सेप्टेबल हो, सबसे पहली कंडीशन क्या है उसके लिए परसमानीकरण है। साई साई स्टार इज इक्वल टू डीवी का इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए, हमेशा 1 आना चाहिए। ओके, अब बात आती है कि नॉर्मलाइजेशन करना। मान लो आपको एक फंक्शन दे दिया, मान लो आपको एक फंक्शन दे दिया साई आर टी, क्या दे दिया, साई आर टी, इसका नॉर्मलाइजेशन कीजिए आप, इसका नॉर्मलाइजेशन कीजिए। इसका नॉर्मलाइजेशन कैसे करोगे, इसका नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद कैसा हो जाएगा, साई आर, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या हो जाएगा, साई आर हो जाएगा। और इसको आप लिखोगे कैसे कि अपने पास, इसको आप लिखोगे, एक सेकेंड, 1 बाय रूट ऑफ इंटीग्रेशन फाई आर टी स्टार फाई आर टी डी टो का रूट, ठीक है, यहां आएगा साई आर फाई आर टी। इस तरीके से आप नॉर्मलाइजेशन करोगे। ये क्या है अपने पास, जैसे कोई फंक्शन ये है, इसको आपको नॉर्मलाइज करना है, ये नॉर्मलाइज नहीं है, इसका जो इंटीग्रेशन करके देखा इन्होंने, देखा आके इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसका इंटीग्रेशन किया इन्होंने, आना कितना चाहिए था, अगर ये नॉर्मलाइज होता, अगर ये नॉर्मलाइज्ड होता तो ये कितना आता, ये आता 1, पर ये 1 तो आया ही नहीं, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक 1 किया, ये 1 नहीं आया, ये कितना आ गया आपके पास, n आ गया। तो ये कैसा फंक्शन है, अननॉर्मलाइज्ड है। कैसा होता है, अननॉर्मलाइज्ड। इसका नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाएगा, इसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा इसके साथ एक कांस्टेंट का गुणा करके, जो फाई है ना, इसको किससे गुणा कर दिया, मान लो n फाई लिख दिया, फाई की जगह क्या लिख दिया, n फाई लिख दिया, तो ये वेव फंक्शन कैसे बनेगा, ये बनेगा माइनस फाई, साई से लेकर के माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब n यहाँ आएगा, n यहाँ आएगा, n तो एक कांस्टेंट है, n यहाँ आएगा, n तो एक कांस्टेंट है, तो ये बाहर क्या आ गया, n स्क्वायर आ गया। अब आप करके देखोगे, यहाँ पे n है ना, तो आप इसको m ले लो, चलो m आ रहा था ये, अब आपने n ले लिया, ओके, तो n स्क्वायर साई स्टार आर टी, यहाँ क्या आ जाएगा, फाई ऑफ आर टी डी वी बराबर 1। अब बात बनी, तो यहाँ से n कितना आएगा, यहाँ से n आएगा 1 बाय रूट ऑफ, ये इधर जाएगा, फिर उसका रूट हो जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार आर टी, और इधर क्या है, साई आर टी डी वी। ये इसका रूट करोगे ना, ये अपने पास क्या है, n की वैल्यू है। तो देखो मैंने क्या किया है, इसी चीज को तो मैंने यहां लिखा है, देखो इसी चीज को मैंने यहां लिखा है। तो अपने पास जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होता है, एक ऐसा कांस्टेंट है जिसको अगर आप उस वेव फंक्शन से, कोई ऐसा वेव फंक्शन है जो नॉर्मलाइज नहीं है, उससे गुणा कर दोगे तो वो वेव फंक्शन कैसा बन जाएगा, नॉर्मलाइज बन जाएगा। तो जो कांस्टेंट होता है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होता है, n कह दो या आप a कह दो, कुछ भी कह दो, एक कांस्टेंट कह दो, उसको आप कैसे लिखते हो, 1 बाय रूट ऑफ उस वेव फंक्शन का अपने पास वॉल स्पेस के अंदर इंटीग्रेशन। समझ गए आप बात, कि वॉल स्पेस के अंदर उसका इंटीग्रेशन कर दो और उसको क्या ले लो, रूट ले लो, ठीक है ना, वो क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होगा। दोबारा बताता हूं एक बार, फाई आर टी है, ये अननॉर्मलाइज्ड है। कैसा है, अननॉर्मलाइज्ड है। अननॉर्मलाइज्ड का मतलब कितना होता है, अननॉर्मलाइज्ड का मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। जब आप फाई आर टी स्टार फाई आर टी डी वी करोगे तो ये 1 नहीं आ रहा, तो आप इसको जब नॉर्मलाइज लिखोगे तो कैसे लिखोगे, इसको आपने लिख दिया साई आर टी लिख दिया, ठीक है, इसके आगे कांस्टेंट लिख दिया, a लिख दो, n लिख दो, कुछ भी लिख दो। यहाँ पे मैंने n लिखा था ना, तो यहाँ पे भी मैं n लिख देता हूँ, आपको आसान रहेगा, है ना, n फाई आर टी, ऐसे आप लिखते हो। ये जो n का मान होता है ना, ये n का मान कितना होगा, n का मान होगा 1 बाय रूट ऑफ इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार आर टी साई आर टी डी वी। अब इसको कहीं जगह डी वी लिखते हैं, कहीं जगह डी टो लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, ठीक है ना। और हो सकता है घर पे आपका नाम कुछ हो, बाहर आपका नाम कुछ हो, पर हो तो आप ही हो ना, वो चीज यहाँ पे है, ठीक है। तो साई आर टी के बारे में हमने देख लिया, हमने नॉर्मलाइजेशन के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन क्या कहता है, इससे नॉर्मलाइजेशन सिर्फ इतना कहता है कि कोई भी पार्टिकल हो दुनिया में कहां भी है, पर पूरे स्पेस में तो कहीं ना कहीं है ना, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक जब उसकी आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को डीवी से गुणा करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, तो मान कितना आना चाहिए आपके पास, 1 आना चाहिए, ठीक है। ये सारा हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया जो अपने पास वेव फंक्शन आता है, इसको नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो होता क्या है, सीढ़ियां एक एक करके जड़ती है, सीढ़ियां क्या होगी, एक एक करके जुड़ेगी। अब तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चीजें आएगी, सर आपने साई का बता दिया, पर साई एक्सेप्ट कब होगा, उसकी कुछ कंडीशन होती है, हमने तो पढ़ा था बीएससी के अंदर, कुछ ना कुछ कंडीशन होती है, आपने तो वो कंडीशन लिखा ही नहीं। बच्चों वो कंडीशन एक एक करके आएगी, है ना, एक एक स्टेप अपने धीरे धीरे चल रहे हैं। पहले क्या आया था, क्लासिकल को फेल किया था,
फिर अपने आए थे क्वांटम मैकेनिक्स में। तो क्वांटम मैकेनिक्स में स्टार्ट किससे हुआ? श्रोडिंगर समीकरण से हो। उससे क्या आया? साई आया। साई क्या है? एक्सेप्ट ही नहीं है। क्यों? भौतिक फिजिकल मीनिंग ही नहीं है। तो क्या आया? साई स्क्वायर आया। अब साई स्क्वायर आया तो हमने देखा इसका इंटीग्रेशन कैसा होना चाहिए? एक होना चाहिए। वोल स्पेस के अंदर पार्टिकल कहीं तो कहीं होगा, ठीक है ना, 1 आना चाहिए, पर 1 नहीं आ रहा, 1 नहीं आ रहा, तो उसका क्या इलाज है? नॉर्मलाइजेशन उसका इलाज है, परमाणुकरण उसका इलाज है। तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालते हैं, वो हमने निकाला। ये अपने क्वेश्चन आएगा। तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हमने निकाल लिया। अब इससे एक स्टेप आगे और चलते हैं। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी किसे कहते हैं? ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो लिखो आप अगला टॉपिक, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी प्रायिकता धारा घनत्व है। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी प्रायिकता धारा घनत्व है, एंड और कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन सातत्य समीकरण। कंटिन्यूटी इक्वेशन सातत्य समीकरण। देखो अपने पास, अगर अपने पास क्या है, P जो है, P को मैं क्या लिख दूं? मान लो P क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। अब आपको पता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है? पता है ना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है? प्रायिकता घनत्व क्या होता है? आपको पता है अगर आपके पास साई है तो जो साई स्टार साई होगा ना, वो आपके पास क्या होगा? प्रायिकता घनत्व होगा। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्रायिकता घनत्व है। तो आप जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिफाइन करोगे, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या कह रही है? प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, जिस प्रकार करंट डेंसिटी थी, याद करो क्या थी अपने पास? करंट डेंसिटी थी, कहां पे थी? धारा के अंदर। करंट डेंसिटी जब करंट वाला जो पार्ट पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट, उसमें आता है करंट डेंसिटी। उसी तरीके से यहां पे क्या है? प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। तो अपने पास जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जो है, सॉरी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, हाँ करंट डेंसिटी प्रायिकता धारा घनत्व है। ये जो है ना, ये अपने को कैसे बताएगा? ये अपने को बताएगा समय के साथ साथ, ठीक है, धीरे धीरे जो प्रायिकता होगी वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी, कम हो जाएगी मतलब, ठीक है। इसका आगे मीनिंग आएगा, वहां आप देखना। तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जो है, इसको अपने लिखते हैं एस वेक्टर से। एस वेक्टर से लिखते हैं, कई जगह इसको जे वेक्टर से भी लिखते हैं, दोनों सही है। रिप्रेजेंट आप कैसे भी कर सकते हो। इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं एच कट अपॉन 2mi, एच कट अपॉन 2mi, ब्रैकेट में आ जाता है अपना साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। यहां डेल क्या है? यहां डेल अपने पास संकारक है, पता ही है ना आपको डेल क्या होता है? ग्रेडियंट वाला संकारक जो आप लिखते हो वही वाला ही। ओके, तो ये क्या है? साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। इस तरीके से अपने डिफाइन करते हैं क्या? प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को। ओके, इस तरीके से डिफाइन करते हैं। इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हो, आयोटा का ऊपर नीचे गुणा कर दो तो नीचे क्या बनेगा? आयोटा स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा? आयोटा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1, तो ये आ गया माइनस एच कट आई अपॉन 2m। यहां क्या आ जाएगा? साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। नीचे लिखोगे इसको, अपना माइनस अंदर ले जाओ तो ये बनेगा आयोटा एच कट बटा 2m। यहाँ आ जाएगा साई डेल साई स्टार माइनस साई स्टार डेल साई। इस तरीके से अपनी चीजें आ जाएगी। अब देखो ये क्या आ गई? प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी आ गई। ये फॉर्मूले 3 लिखवाए हैं, तीनों में से जो मर्जी आपको याद रहे आप याद रख लेना। ये क्या है? प्रायिकता धारा घनत्व है। ओके, इसके बाद अपने पास आता है कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन पहली बात तो आपको याद रखनी है, उसके बाद थोड़ा सा और बात करते हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है, काम क्या आएगी, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है उसकी बात करेंगे। पूछा नहीं जाएगा पर बता दूंगा मैं आपको, है ना। ये अपने पास डेल पी अपॉन डेल टी प्लस डेल वेक्टर डॉट एस वेक्टर बराबर 0। इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं डेल रो बटा डेल टी प्लस डेल जे अपॉन इजिकल डेल डॉट जे वेक्टर इजिकल टू भी 0। ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, आपको क्वांटम में ऐसे याद रखना है, ठीक है ना। अभी आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन कहलाती है डेल पी अपॉन डीपी अपॉन डीटी प्लस डेल वेक्टर डॉट एस वेक्टर बराबर 0। देखो पी क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, आपको पता है। डेल वेक्टर क्या है? अपने पास जो संकारक होता है, डेल संकारक होता है वो है। एस वेक्टर क्या है? अपने पास प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है, ठीक है। एस वेक्टर क्या है? अपने पास प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है, बराबर क्या हो गया? 0। ये समीकरण आपको क्या बता रही है? ये समीकरण ही आपको याद रखनी है। ये समीकरण आपको बताती क्या है? ये आपको बताता है फिजिकल सिग्निफिकेंस। पूछ ले इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, पहले तो लिख लो। ये बताता है किसको? प्रोबेबिलिटी कंजर्वेशन को।
कंजर्वेशन को, प्रायिकता संरक्षण को। ये नियम किसको दिखाता है? प्रायिकता संरक्षण को। थोड़ी सी इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें, आ जाओ करते हैं, करें क्या, आ जाओ कर लेते हैं कि अपने पास इसको इधर लेके आओ, दूसरी टर्म को आप बाहर ले गए, ये बता रहा हूं ना सही, तो ये क्या हो जाएगा डेल वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ये प्लस ले लो, ये माइनस लिख लो, इतना ठीक है। अब क्या करो, अपने पास आपने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ी होगी, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो पढ़ते हो उसमें क्या आता है, एस वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर आता है डेल डॉट एस वेक्टर, और इधर आ जाता है अपने पास डी वी, ठीक है। तो यहां अगर आप डी वी ले लो, इंटीग्रेशन कर दो, यहां आप डी वी ले लो, आप इंटीग्रेशन कर दो, ओके। तो इसको आप क्या लिख पाओगे, एस वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। और ये क्या बन गया, पी डी वी क्या बनता है, पी डी वी है, इसका इंटीग्रेशन है, तो ये क्या बनता है, प्रायिकता घनत्व था इंटू डी वी आ गया, तो ये क्या बन गई, प्रायिकता बन गई ना, प्रोबेबिलिटी माइनस डी टी। ये क्या कह रहा है, ये चीज ये बता रही है आपको कि ये चीज फ्लक्स को रिप्रेजेंट करती है। फ्लक्स आपने पढ़ा था ना, फ्लक्स पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था और मैग्नेटोस्टैटिक में पढ़ा था कि जो फ्लक्स होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। मतलब किसी का मान लो ये प्लस है, ये माइनस है तो ये प्लस होगा, या ये प्लस है तो मान लो ये माइनस होगा, ठीक है। ये क्या कह रहा है, अगर फ्लक्स क्या है, नेगेटिव है, मतलब कोई पार्टिकल वहां से क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है, कोई पार्टिकल वहां से बाहर जा रहा है, उसके फ्लक्स में परिवर्तन उतना ही आएगा जितना कि उसके किस में चेंज आएगा, प्रोबेबिलिटी में चेंज आएगा। ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। मान लो एक डब्बा है, एक डब्बा है, ठीक है, उसके अंदर कोई चार्ज पड़ा है, उसके अंदर कोई चार्ज पड़ा है, या मतलब मान लो कोई भी फूल पड़ा है, ठीक है, फूल की क्या आ रही है, खुशबू आ रही है, तो उस फूल की खुशबू जितने उस एरिया से बाहर चली जाएगी, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं थी, तो उस तरीके से क्या है, फूल की खुशबू है, वो रेखाएं हैं, तो वो क्या हो जाएगी, बाहर चली जाएगी, तो उस डब्बे के अंदर उस फूल के पाए जाने की प्रायिकता, उस फूल के पाए जाने की प्रायिकता समय के साथ क्या हो जाएगी, उतनी घट जाएगी। एक माइनस रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, प्लस रहेगा, एक प्लस रहेगा, दूसरा क्या होगा, माइनस होगा। मतलब जो आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन है, सांतत्य समीकरण है, वो क्या बताती है कि उसके वो जितना बाहर जाता जाएगा ना, उसके अंदर जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती जाए, अंदर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही कम होगी, या कह दो प्रोबेबिलिटी में उतना ही क्या आ जाएगा, समय के सापेक्ष चेंज आ जाएगा। जितना फ्लक्स बाहर चला गया उतनी ही अंदर क्या होगी, उसके पाए जाने की प्रायिकता कम होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी अंदर उतनी क्या होगी, कम हो गई अपने पास। ये अपने को कौन बताता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन बताती है, सांतत्य समीकरण बताती है। इसको आपको याद तो नहीं रखना जो मैंने आपको बताया, पर ये जो चीजें लिखाई है, ये वाली और ये वाली, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। समझा इसलिए दिया ताकि आपको याद रखने में आसानी हो, ठीक है। अब अपने पास एक दो चीज हो रही है, उसके बाद है अपने पास ढेर सारे क्वेश्चन, कम से कम अपने पास काफी क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन होंगे आराम से, ठीक है। तो ये कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन में आएगा काफी मजा, ओके। तो अगला जो टॉपिक है आपका फेवरेट टॉपिक, बाउंड्री एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन, बाउंड्री एंड कंटिन्यूटी कंडीशन, कंडीशन कंडीशन ऑन ए वेव फंक्शन, ऑन ए वेव फंक्शन टू बी एक्सेप्टेबल, फंक्शन टू बी एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल, ठीक है। ये क्या है, इसको हिंदी में लिख लो आप, सीमा व कंटिन्यूटी, और लिखो यहां पे कंटिन्यूटी, सीमा व सातत्य प्रतिबंध, सीमा व सातत्य प्रतिबंध, सीमा व सातत्य प्रतिबंध, ब्रैकेट में लिख दो, एक तरंग फलन के एक्सेप्टेबल होने के लिए, एक तरंग फलन को आप यूज कर पाओ, उसके लिए कुछ प्रतिबंध उस पर, वही क्या है, बाउंड्री और कंटिन्यूटी कंडीशन। तो इसके क्या हो गया, सीमा और संतत्य, या सीमा और संतत्य प्रतिबंध, ब्रैकेट में लिख दोगे, एक वेव फंक्शन के अपने पास एक्सेप्टेबल होने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहना, तो अपने धीरे धीरे जैसे कि अपने पास जिस मीडियम के स्टूडेंट होंगे थोड़ा सा उसकी तरफ स्विच करते जाएंगे। मतलब देखो पढ़ना तो इंग्लिश में चाहिए, अब होता क्या है, राजस्थान के अंदर जो बीएससी होते हैं ना, वो होती है हिंदी मीडियम में, जो कि एक अपने पास कमी है, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम की, हिंदी में नहीं होनी चाहिए। हिंदी में है ना, तो फिर आप, अब आधे बच्चे इंग्लिश के होते हैं, आधे इंग्लिश के होते, हिंदी के होते हैं, तो थोड़ी दिक्कत आती है। और फिजिक्स है ना, सबसे मस्त समझ में आती है इंग्लिश लैंग्वेज में, कभी पढ़ के देखना, आपको आनंद आ जाएगा। एक दो बार दिक्कत आएगी, उसके बाद आपको मजे आने लग जाएंगे। तो ये जो किस पे लगेंगे, प्रतिबंध लगेंगे, ये है क्या वास्तविक रूप में टॉपिक जो लिखा है, इसका मतलब क्या है, प्रतिबंध,
भाई साहब प्रतिबंध किस पे लगा रहे हो आप? प्रतिबंध लगा रहे हैं हम सर जो साई आर टी है ना, इसको हम एक्सेप्ट करेंगे, यूज करेंगे, उसके लिए इसके ऊपर क्या क्या कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए इस तरंग फलन के अंदर। ठीक है, आप कह पाओ कि हाँ भाई ये तरंग फलन सही है, उसके लिए इसके ऊपर क्या क्या कंडीशन अप्लाई होती है, वो ये अपने पास क्या है, बाउंड्री कंडीशन। ओके, इसमें देखो अपने पास पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन अपने पास, पहले लिखवा दूं आपको, उसके बाद आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, तो इसमें आप लिखिए साई आर टी मस्ट बी finite, must be finite at all values of r कह दो, या r क्या है, xyz ही तो है, तो xyz की प्रत्येक वैल्यू के ऊपर, xyz की प्रत्येक वैल्यू के ऊपर जो आपका साई आरटी है, साई आरटी है वो कैसा होना चाहिए, परिमित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, परिमित। ये हिंदी में बोला है, इंग्लिश को ऐसा कुछ नहीं और कुछ बोल दिया। दूसरा क्या है, साई आरटी मस्ट बी, साई आरटी मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, सिंगल वैल्यूड, सिंगल वैल्यूड, जो तरंग फलन एकल मानी होना चाहिए, तरंग फलन एकल मानी होना चाहिए, तरंग फलन एकल मानी होना चाहिए। तीसरा पॉइंट इसके अंदर आप लिख दो, साई आरटी मस्ट बी कंटिन्यूअस, मस्ट बी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, at every point where it exists, where it exists। तरंग फलन सतत होना चाहिए, तरंग फलन सतत होना चाहिए वहां जहां, तरंग फलन सतत होना चाहिए वहां जहां ये पाया जाता है, वहां जहां ये पाया जाता है। पांचवा लिखो, चौथा पॉइंट लिखो, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ साई, मतलब डेल साई अपॉन डेल टी, सॉरी डेल साई अपॉन डेल एक्स, कोमा डेल साई अपॉन डेल वाई और डेल साई अपॉन डेल जेड मस्ट बी कंटिन्यूअस, मस्ट बी कंटिन्यूअस। ठीक है, कि अपने पास जो ग्रेडियंट है साई का ग्रेडियंट डेल साई बटा डेल एक्स, डेल साई बटा डेल वाई और डेल साई बटा डेल जेड, ये भी कैसा होना चाहिए, स्थित होना चाहिए। ठीक है, चलो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, आ जाओ समझाता हूं मैं इनको क्या होता है। पहली चीज क्या है, साई आर टी मस्ट बी फाइनाइट एट आर वैल्यूज ऑफ आर एक्स वाई जेड, कि अपने पास जो तरंग फलन है, तरंग फलन है वो क्या है, तरंग फलन आगे जाके किसको रिप्रेजेंट करेगा, तरंग फलन आगे जाके रिप्रेजेंट करेगा प्रोबेबिलिटी को, कि पार्टिकल कितना कहां कहां पाया जाएगा, कितना कितना पाया जाएगा, है ना, प्रोबेबिलिटी आएगी उस चीज की। अगर इसका मान मतलब इसका मान मान लो क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, कहीं पे इसका मान क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। किसी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इनफाइनाइट हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो इसी तरीके से तरंग फलन है ना, वो भी कभी भी आपके पास किसी भी वैल्यू के ऊपर फाइनाइट ही रहेगा, इनफाइनाइट नहीं हो सकता, अनंत नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट क्या है, साई आर टी मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। सिंगल वैल्यूड का मतलब क्या है, कि जो आपका साई है, मान लो ये साई है और ये अपने पास आर है, ये साई है और ये आर है, तो साई का मान है ना, आर के प्रत्येक मान के लिए साई का मान क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। आर के कोई भी पॉइंट ले लो, साई का हमेशा कितना मान आएगा, एक ही मान आएगा। मान लो साई का ग्राफ बनाओ, ये है साई का ग्राफ, ठीक है, ये हो सकता है क्योंकि साई क्या है, स्थित है। जबकि एक साई क्या ले लूं मैं, ये ले लूं, तो आप ये देखो एक आर के ऊपर साई के कितने मान हो गए, 1 2 3, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। साई आर के एक मान के लिए साई का कितना मान आना चाहिए, एक ही मान आना चाहिए। जो साई अपना कैसा होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या है, साई मस्ट बी कंटिन्यू। कोई फलन क्या है, ये क्या होना चाहिए, अपने पास साई को एक्सेप्ट करते हैं उसके लिए साई कैसा होना चाहिए, स्थित होना चाहिए और अपने पास डिफरेंशिएबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, कंटिन्यूस भी होना चाहिए और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। यहां पे लिख दो डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल। साई है वो सतत होना चाहिए और अवकलनीय होना चाहिए। इसी तरीके से इसका जो डेरिवेटिव है, जो अपने पास तरंग फलन है, इसका डेरिवेटिव करोगे एक्स के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष, जेड के सापेक्ष, तो वो भी कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए और क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों है, इसलिए देखो कि अपने पास श्रोडिंगर समीकरण आई है, जो अपने पास श्रोडिंगर समीकरण आई है, इसमें देखो क्या है, इसका टी के सापेक्ष क्या है, एक बार ही अवकलन है, टी के सापेक्ष एक बार अवकलन है, जबकि एक्स के सापेक्ष क्या है, 2 बार अवकलन है ना। तो मान लो पहली बार जब अवकलन करते हो उसके लिए क्या होना चाहिए, स्थित होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो साई क्या होना चाहिए, स्थित होना चाहिए। इसका डेरिवेटिव कर दिया आपने, फिर एक बार और डेरिवेटिव कर ले हो, मतलब शर्त क्या आ गई,
देखो आप श्रोडिंगर समीकरण के अंदर क्या है अपने पास, श्रोडिंगर समीकरण के अंदर अपने पास चीजें क्या है, श्रोडिंगर समीकरण में इस तरीके से है d2 साई बटा dx स्क्वायर है ना। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, साई चाहिए। तो साई क्या होना चाहिए अपने पास, कंटिन्यूस होना चाहिए। कंटिन्यूस होगा तभी तो एक बार क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। अब एक बार डेरिवेटिव कर दिया, आप देखो दो बार है तो एक बार डेरिवेटिव क्या करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा। अब जी जब ये अपने पास क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, क्या होगा अपने पास, ये वाला कंटिन्यूस होगा प्लस डिफरेंशिएबल होगा, है ना, सतत होगा और अवकलनीय होगा, तभी तो आप इसका दोबारा डेरिवेटिव कर पाओगे। मेरी बात समझे, ये कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा तभी तो आप d2 साई dx स्क्वायर लिख पाओगे, है ना। तो इसको आप लिख पाओ, इसके लिए क्या होना चाहिए, डी साई बेटा dx भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, ये सारी कंडीशन है वो मैंने आपको लिखवा दी। ओके, अब इसके अंदर एक चीज अपनी छूट गई है, यहाँ पे अपनी जो थ्योरी है ना यहाँ तक की पूरी हो गई। ओके, न्यूमेरिकल रहते हैं, वो न्यूमेरिकल अपने अभी कर लेते हैं। यहाँ एक चीज मैं भूल गया बतानी आपको, वो है श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो आपने लिख दो, यहाँ लिख देते हैं ना आगे जा करके, यहाँ लिख दो आप नोट लगा करके। ठीक है, नोट लगा करके आप लिख दो, वो चीज़ मैं बतानी आपको भूल गया, बाकी मैंने सारी चीज़ आपको बता दी है। यहाँ आप देखो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में लिखवाता हूँ। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m, यहाँ आ जाएगा डेल स्क्वायर साई आर प्लस वी साई बराबर ई साई। इसमें देखो अपने पास क्या है, अगर वो लिखें टाइम डिपेंडेंट वाली लिख लेंगे, टाइम डिपेंडेंट वाली लिख लेते हैं, तो ये अपने पास क्या आएगी, देखो ये अपने पास आ जाएगी, नोट लगा के लिख दो, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ये क्या है, ये अपने पास डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई बराबर क्या था, माइनस का आयोटा एच कट डेल बाय डेल टी, इधर आ जाएगा साई, ये क्या है आर टी, इधर भी क्या हो जाएगा साई जो है वो आर टी है, ये भी साई आर टी है। ठीक है, आगे है एच कट स्क्वायर बाय 2m। तो इसमें आप क्या लिखोगे, इसमें अपने पास काफी पॉइंट देख सकते हो आप, क्या कि ये समय के सापेक्ष तो क्या है, इसका एक बार अवकलन हो रहा है ना, समय के सापेक्ष क्या है, एक बार अवकलन हो रहा है, जबकि अपने पास जो स्थिति सदिश है जो x है उसके सापेक्ष कितनी बार अवकलन हो रहा है, इसके अंदर दो बार अवकलन हो रहा है। ठीक है ना, तो इसमें आप क्या लिखोगे, जो अवकलन होता है ना, जितनी डिग्री का अवकलन होता है उसे कहते हैं ऑर्डर। ठीक है, तो ये क्या लिखोगे आप, ये अपने पास स्थिति या पोजीशन में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, पोजीशन में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है ना, ये भी पूछ लेते हैं कि कौन से ऑर्डर की है, जबकि समय के सापेक्ष क्या है, एक ही है ना, एक बार डेरिवेटिव हो रहा है, तो ये क्या आएगा, टाइम में कौन से ऑर्डर, एक ही बार डेरिवेटिव है, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, डीई पढ़ते हो आप, है ना, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, बीएससी में पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा, 12th में नहीं आता, बीएससी में पढ़ते हो, एमएससी में पढ़ते हो, नेट में पढ़ते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, इतनी बात आपको और पता होना चाहिए थी। इसी के साथ अपना जो थ्योरी थी यहाँ तक की पूरी हो गई। अब अपने करते हैं इसके न्यूमेरिकल, आ जाओ इसके न्यूमेरिकल करते हैं, करें, ठीक, इसके न्यूमेरिकल देखो करते हैं पॉइंट वाइज, है ना। पहला न्यूमेरिकल देखो, पहला न्यूमेरिकल क्या है अपने पास, ठीक है, सारे के सारे न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है मैं कुछ भी उठा के ले आऊं, ऐसा नहीं है ना। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द वन डायमेंशनल वेव फंक्शन, कंसीडर द वन डायमेंशनल वेव फंक्शन। इंग्लिश में लिखवा देता हूं, इसको एक्सप्लेन कर दूंगा हिंदी में तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। वेव फंक्शन साई एक्स बराबर रूट ऑफ 2 बाई ए साइन पाई एक्स बाई ए फोर एक्स क्या है, 0 से लेकर के a के बीच में, एंड साई एक्स इजिकल टू 0 elsewhere calculate the probability of finding the particle in the range
0x(a/2). ठीक है, ये हो गया पहला न्यूमेरिकल। इसके ऑप्शन है अपने पास 1, 1/4, सी है 1/2 और डी है अपने पास 1/8। ठीक है, ये हो गया पहला न्यूमेरिकल। ये इसी के साथ आप दूसरा न्यूमेरिकल भी लिख लो। ठीक है, थोड़ी सी जगह छोड़ के, तो अपने ये एक जगह ही हो जाएंगे इकट्ठे, है ना। दूसरा न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से है, which of them is a acceptable wave function। कंडीशन लिखाई थी ना, वो अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो अपने पास एक्सेप्टेबल है, वो फॉलो नहीं कर रहे होंगे तो एक्सेप्टेबल नहीं है। ऑप्शन देख लो क्या क्या है। ये साई है अपने पास, और ये किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरीके का है। ओके, जो बी है अपने पास, यहां क्या है, ये कुछ इस तरीके का नहीं है, ये कुछ इस तरीके का बनाता हूं मैं। ठीक है, इस तरीके का है। थर्ड जो अपने पास है ऑप्शन, वो है अपने पास इस तरीके का। ये क्या है, एक्स में है, ये साई है। ओके, ये इधर साई बढ़ रहा है, इधर क्या है, एक्स बढ़ रहा है। चौथा अपने पास डी ऑप्शन है, ऐसा वेव फंक्शन है। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे क्या है, साई है। यहाँ पे आर भी मान सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये जिस पे डिपेंड कर रहा है ना, वो चीज है ये। ओके, नेक्स्ट अपने पास ऑप्शन है कुछ इस तरीके से। ओके, ये अपने पास एक्स है, साई है। एक्स मान लो या आर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों एक ही बात है। अगला जो ऑप्शन है वो अपने पास यहाँ लिखूंगा, दिखेगा नहीं इसलिए इसको यहाँ लिख देता हूँ। ये अपने पास कुछ इस तरीके से है, अनंत की तरफ जा रहा है। ये एक्स बोलो या आर बोलो, वो इधर है, जो साई आपका इधर है। ओके, या इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपने पास कुछ इस तरीके से है। ये क्वेश्चन आप सारे एक जगह लिख लो। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन एक जगह लिख लो, और इनके आंसर लिखोगे तो ऐसे लिख देना, आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है अपने पास वो है साई एक्स बराबर ए ई की पावर एक्स, देन फाइंड इट्स प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। फॉर्मूला आपको सीधा पता होना चाहिए। देन फाइंड इट्स प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। ठीक है, ऑप्शन है अपने पास ए, दूसरा है ए स्क्वायर, तीसरा है 0 और चौथा है 1। यहाँ पे आपको जो वेव फंक्शन दिया है ना, इन्होंने बोला है कि ये वेव फंक्शन कैसा है, नॉर्मलाइज्ड है। ये वेव फंक्शन कैसा दे रखा है, इन्होंने पहले से ही नॉर्मलाइज दे रखा है, परसमानीकृत दे रखा है। इसका अगला लिखो। अगला जो क्वेश्चन है इसका वो है अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। ये है फाइंड द यूनिट ऑफ साई, फाइंड द यूनिट ऑफ साई इन 1D, 2D, 3D। जो अपने पास साई होता है ना, इसका मात्रक क्या होता है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। जो साई होता है, तरंग फलन होता है, इसका मात्रक क्या होगा 1D, 2D, 3D में। 3 ऑप्शन इसमें करेक्ट होने चाहिए। उसके ऑप्शन अपने पास ए है L की पावर -1/2, बी है अपने पास L की पावर -1, सी है अपने पास L की पावर -3/2 और डी है अपने पास L की पावर -2। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास। सारे क्वेश्चन लिखवा देता हूं मैं, फिर सही रहेगा, फिर ही मजा आएगा करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपने पास राइट यूनिट एंड डायमेंशन, राइट
यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ, राइट, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ वन डायमेंशनल probability current density, dimensional probability current density। एक भी में प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है ना, उसके मात्रक पूछा है आपको, ये आ जाएगा सेकंड इनवर्स एंड टी की पावर -1। बी ऑप्शन हो जाएगा सेकंड एंड टी। सी हो जाएगा अपने पास सेकंड स्क्वायर एंड टी स्क्वायर। जो अपने पास डी ऑप्शन है वो हो जाएगा सेकंड क्यूब एंड टी क्यूब। ये आपको सोल्व करना है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके पास है, छठा क्वेश्चन आ गया, वो है अपने पास फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन, फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स, वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स, द नॉर्मलाइज्ड wave function is given by, wave function is given by psi x बराबर आ जाएगा 1/√2a, अपने पास एक्सपोनेंशियल या e की पावर है अपने पास i/h कट px माइनस et। ओके, इसका क्या निकालना है, इन द रीजन 0, इंग्लिश में लिखवाए हैं पर इनको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। 2a एंड साई एक्स, और जो आपको असाइनमेंट देंगे तो वो बाइलैंग्वेज दे देंगे, साई एक्स बराबर 0। एल्सवेयर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, व्हाट इज द probability of finding the particle in the region, finding the particle in the region 0x से लेकर के a/2। इसके अंदर पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता कितनी है? ऑप्शन है अपने पास 1/4, बी है 1/2, सी है अपने पास 1 और डी है अपने पास 2। ठीक है, ये अपने को करना है। इसका जो अगला क्वेश्चन है वो है अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। ये है अपने पास द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, द इतने में होगा नहीं तो ये 7वां क्वेश्चन अलग अगले पे लिखते हैं। ठीक है, द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ, the uncertainty in the position of a particle is equal to, a particle is equal to its de Broglie wavelength, its de Broglie wavelength, the minimum uncertainty, the minimum uncertainty in its velocity, in its velocity will be a आ जाएगा अपने पास v/4 पाई
बी आ जाएगा v अपॉन 8 पाई, सी आ जाएगा v बाय 8 और डी आ जाएगा v बाय 12 पाई। v क्या है? वेलोसिटी है, ठीक है, पार्टिकल वेलोसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 8वां क्वेश्चन, तरंग फलन के, हिंदी में भी आ गया लो एक क्वेश्चन, तरंग फलन के आवश्यक सीमा शर्तों के लिए कौन सा कथन गलत है? तरंग फलन के, ये अपने पास क्या है? PYQI RPSC में आया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? तरंग फलन के आवश्यक सीमा शर्तों, इसकी इंग्लिश एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आवश्यक सीमा शर्तों के निकट के लिए कौन सा कथन गलत है? देखो, पेपर का लेवल कभी भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता। अपना वहम होता ही है कि इस बार का जो पेपर था ना 2022 में जो पेपर हुआ था 12 अक्टूबर को, वो बहुत ज्यादा ही मुश्किल आया था। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। पेपर सेट होने पे है, पेपर सेट होगा तो आसान लगेगा, पेपर सेट नहीं होगा तो मुश्किल लगेगा, ठीक है। और जो पेपर देता है ना उसे कभी पता नहीं चलता, एग्जाम हॉल में आपको पता नहीं लगेगा पेपर टफ है या इजी है। आप उसको करके आओगे, करने के बाद जब रिजल्ट निकल के आते हैं तब पता चलता है टफ होता है या आसान होता है ना। दिन की बात होती है। अब जैसे हम सिलेक्ट हो गए, इसका मतलब ये थोड़ी है हमें सबसे बढ़िया फिजिक्स आती है। जो बैठे थे उनमें से हमें सबसे बढ़िया फिजिक्स आती है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है उस दिन हमारा अच्छा था, वो 3 घंटे हमारे लिए अच्छे थे, ठीक है। कथन गलत है, इसका हो जाएगा अपने पास पहला, XYZ के सभी मानों, XYZ के सभी मानों के लिए साई परिमित या फाइनाइट होगा, परिमित या फाइनाइट होगा। बी क्या है? साई का मान बहुगुणक होगा, साई का मान बहुगुणक होगा। दिवाली आ गई है, पटाखों की आवाज आपको सुन रही होगी, है ना। मल्टी वैल्यूड, साई व उसके व्युत्पक, साई व उसके व्युत्पक, ये हिंदी में गलत ही लिखा दिया ना, हिंदी में नहीं लिखवाना चाहिए, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, हिंदी फिजिक्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इंग्लिश में लिखवाएंगे आगे से, अभी तो लिखवा दिया, कोई बात नहीं। डेल साई बटा डेल वाई, डेल साई बटा डेल जेड, सतत व अवकलनीय होंगे। अपने पास अगला पॉइंट है, साई पर अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है, साई पर अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है। लागू होता है। इससे अगला जो क्वेश्चन अपने पास 9 नंबर, ये भी अपने पास आरपीएससी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है? द वेव फंक्शन फॉर ए पार्टिकल, द वेव फंक्शन फॉर ए पार्टिकल, आरपीएससी में आया हुआ ये, फॉर ए पार्टिकल। अब है क्या कि कुछ क्वेश्चन जो मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ ना वो असाइनमेंट में भी है, ठीक है। तो जब असाइनमेंट करवाऊंगा उस टाइम बता दूंगा कि ये क्वेश्चन मैंने थ्योरी में करवा दिया है ना, तो वो क्वेश्चन मैं उस टाइम नहीं करवाऊंगा, ये ध्यान रखना। कहीं आप सोचो यहाँ करवा दिया तो वहां भी करवाऊंगा, नहीं, दो जगह नहीं कराऊंगा, यहीं से आगे देख लेना। कन्फाइंड इन ए क्यूबिकल बॉक्स इज साई बराबर 2/b इसकी पावर 3/2 साइन पाई एक्स बाय ए, साइन पाई एक्स बाय ए, साइन पाई वाई बाय बी और साइन पाई जेड बाय बी। बी क्या है यहाँ पे? साइड ऑफ क्यूब है, साइड ऑफ क्यूब है, ओके। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, then the probability of finding the particle in the volume occupied
वॉल्यूम occupied by limits कि पार्टिकल इन से इन क्षेत्र के अंदर पाया जाए, इसकी प्रायिकता क्या होगी, y b क्या होना चाहिए, b/2, और अपना जो z है वो भी क्या होना चाहिए, b/2 के बीच होना चाहिए। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/16, b क्या आ जाएगा 1/1 यही है, ठीक है, और c जो है वो आ जाएगा 1/8, और जो d है अपने पास ऑप्शन वो है 1/2। ये हो गया 9वां क्वेश्चन। और इसी के साथ अपना लास्ट क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद अपने इनका सॉल्यूशन करेंगे। और ये जो लेक्चर है वो इतना ही रहेगा, है ना, कि सॉल्यूशन करवा दूंगा इनका, थोड़ा टाइम लगेगा, उसके अंदर लग जाएगा मुझे लग रहा है 20 मिनट 25 मिनट। 10वां क्वेश्चन क्या है, द वेव फंक्शन फॉर ए पार्टिकल, द वेव फंक्शन for a particle in one dimension is psi is equal to ax, और जो x आपका इसका मान कितना है 0 से लेकर के 1 के बीच में, then the value of a is ऑप्शन है अपने पास, पहला √2, दूसरा 1/√2, तीसरा 1/√3, चौथा √3। ठीक है, ये अपने पास 10 के 10 क्वेश्चन मैंने आपको लिखा दी। अब करते हैं इनका सॉल्यूशन, आ जाओ, एक्सप्लेन करते करते चलेंगे, इनको सॉल्यूशन करेंगे इनका, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन कर रहा है कंसीडर द वन डायमेंशनल वेव फंक्शन, ठीक है, ये वेव फंक्शन है फॉर 0 से लेकर के a तक एंड साई एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब 0 से लेकर a तक जो आपका वेव फंक्शन है वो इस तरीके से दिया जाएगा, और साई एक्स इज इक्वल टू 0 एल्सवेयर, मतलब 0 से a रहेगा तो ये वेव फंक्शन रहेगा, इसके अलावा बाहर जाओगे उसके लिए वेव फंक्शन क्या रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द रेंज दिस टू दिस, कि पार्टिकल है ना इसमें से 0 से a में कहीं भी हो सकता है ना, तो 0 से a/2 के बीच में पार्टिकल पाया जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ये आपको निकालना है। आपको क्या दे दिया, अपना वेव फंक्शन दे दिया 0 से a के बीच के लिए, इसके अलावा आप कहीं देखते हो और तो वहां पार्टिकल क्या रहेगा, होगा ही नहीं, साई एक्स क्या रहेगा 0 रहेगा, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, कि पार्टिकल कहां पाया जाएगा, 0 से a/2 के बीच में पाया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप चेक करोगे कि ये जो वेव फंक्शन है अपना ये नॉर्मलाइज है क्या, ठीक है, नॉर्मलाइज है क्या, ये चीज आप चेक करोगे। ओके, चेक करो चेक, जो आपको साई दिया है इसका नॉर्मलाइजेशन कंडीशन चेक कैसे करोगे, 2/a साइन पाई एक्स बटा a, ठीक है, इसका साई स्टार का गुणा करो तो साई स्टार भी यही होगा 2/a साइन पाई एक्स बटा a, और यहां आ जाएगा dx। ओके, पूरा स्पेस 0 से a बराबर कितना आना चाहिए, ये क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि नॉर्मलाइज्ड है क्या। इसकी कंडीशन क्या होती है, जो भी लिमिट दे रखी है, यहाँ 0 से a ही है टोटल, इसके अलावा तो 0 है, तो 0 से a लेकर के साई स्टार साई dx कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ये कंडीशन चेक कर रहे हैं, करो चेक, ये कितना हो जाएगा, कांस्टेंट 2/a बार, अंदर क्या आया साइन पाई एक्स बटा a का स्क्वायर, इधर आ गया dx, ये आ गया 0 से a, साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई a को क्या लिखते हो, इसको आप लिखते हो cos 2x -1, ऐसे लिखते हो क्या, याद करो क्या होता है cos 2x, क्या होता है cos 2x होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x, ठीक है, तो ये हो जाएगा ये इधर और ये इधर 1 - 2 sin स्क्वायर, तो ये आएगा 1 - cos 2x/2, ठीक है, तो गलत लिख दिया मैंने, कैसे लिखेंगे इसको, 1 - cos 2x/2, ओके, ये लिखते हैं साइन स्क्वायर को, ये मैंने साइन स्क्वायर को लिख दिया, ओके लिख दिया, इसका डेरिवेटिव लिमिट 0 से a 2/a, 2 से 2 गया, करो सॉल्यूशन, इसका क्या हो जाएगा, ये हो गया अपने पास क्या आ गया 1/a, बाहर क्या बचा 1/a बचा, इसका करो अब डेरिवेटिव, एक का करोगे इंटीग्रेशन तो क्या आएगा x, एक का इंटीग्रेशन क्या आएगा x आएगा, लिमिट क्या लगानी है 0 से लेकर के a लगानी है ना 0 से लेकर के,
कोस का क्या आएगा, बीच में माइनस है, कोस का करोगे तो कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, कोस का माइनस साइन होता है डिफरेंशिएशन, अवकलन, समाकलन क्या होगा साइन एक्स। तो लगाओ ये क्या बन गया साइन 2 पाई एक्स बाई टू, एक्स बाई टू नहीं एक्स बाई ए है ना, फालतू क्या है पाई एक्स 2 पाई बाई ए है, तो फालतू कहाँ जाता है बाहर, ये लो लिमिट लगाओ 0 से लेकर के ए, वैल्यू पुट करो, ये कितना आया 1/a, ये कितना आया a, ये 0 रखोगे तो भी 0, a रखोगे तो भी 0, तो 0, तो ये कितना आया a/a बराबर 1। मतलब जो आपका वेव फंक्शन है ना वो कैसा है नॉर्मलाइज है, कैसा है नॉर्मलाइज है। तो अब अपने को क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है 0 से a/2 के बीच पाई जाने की। प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है आपको पता है, प्रोबेबिलिटी निकलती है 0 से a/2 साई स्टार साई, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आ गई इनटू dx। ओके क्यों, क्योंकि 1 डायमेंशन है तो dx आया, 2 डायमेंशन होती तो dA आता या dx dy आता, 3 डायमेंशन होती तो dv आता। ये आपको निकालनी है, निकालो 0 से a/2, बाकी सब कुछ आपने कर रखा है, देख लो बाकी सब कुछ आपने कर रखा है, यहां तक आप करके आए हो ना, तो मान रख दो, बाकी तो सब सेम ही रहेगा, मान तो चेंज होगा तो करो। तो 1/a क्या रहेगा 1/a, बाकी यहां आ जाएगा x, इसकी लिमिट a, इसकी 0, इधर भी ऐसा ही a/2 पाई, यहां कितना होगा साइन 2 पाई x बटा a 0 से a/2, ये आपकी लिमिट रहेगी। लगाओ लिमिट, यहाँ पे 0 से a नहीं लगेगा, अब लिमिट क्या है 0 से a/2 में पाया जाना है, तो ये 0 से a/2 लिमिट है ना, तो ये मान कितना आया a/2। यहाँ देखो अगर a/2 लिखोगे x का मान a/2 रख दिया, रख दो, लो a/2 बाई साइन 2 पाई a/2a माइनस 0 रखोगे तो ये तो 0 हो गया, साइन 0 कितना होता है 0, 2a से 2a गया तो आया साइन पाई भी कितना होता है 0। तो यहाँ अपने पास रह गया a/a गुणा a/2, तो ये आ गया अपने पास कितना 1/2। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल की 0 से a/2 के बीच में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ देम इज एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन, कि जो आपका तरंग फलन है ना निम्न में से कौन सा एक्सेप्टेबल है जिसको अपने एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए कंटिन्यूस होना चाहिए। सबसे पहले देखो यहाँ पे एक एक्स के ऊपर कितने मान है 2, तो ये सिंगल वैल्यूड नहीं है ना, इसका एकल मानीय फलन नहीं है, इसका मान x के ऊपर 1 नहीं है, सिंगल वैल्यूड नहीं है, तो एक्सेप्टेबल भी नहीं है। ये देखो ये कंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस ऐसे होता है, कंटिन्यूस नहीं है ना, तो ये कैसा है कंटिन्यूस नहीं है, तो ये भी अपने पास एक्सेप्टेबल नहीं है। इसमें देखो ये तो पूरा डिसकंटिन्यूस है और कैसा हो रहा है अनंत हो रहा है, परिमित नहीं रह रहा, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। चौथा देखो इसका मान इसके ऊपर कितने मान आ गए 2 मान आ गए, ये भी है ये भी है, तो ये भी कैसा है मल्टी वैल्यूड है, कैसा है मल्टी वैल्यूड है, मल्टी वैल्यूड, सिंगल वैल्यूड नहीं है, एकल मानी नहीं है, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ इसके एक पॉइंट के ऊपर कितने मान है 2 मान है, तो ये भी सिंगल वैल्यूड नहीं है, या कह दो मल्टी वैल्यूड है, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इन पांचों में से कोई भी वेव फंक्शन जो अपने पास है एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, सारी कंडीशन आपको लिखा रखी है, वहां आप देख सकते हो, बाकी जो असाइनमेंट करेंगे और रह जाएगा। इसमें देखो इसने क्या बोला है कि वेव फंक्शन जा रहा है सब ठीक है, पर आगे जाके क्या होगा अनंत होगा। तो भाई साहब जो आपका वेव फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए फाइनाइट होना चाहिए, परिमित होना चाहिए, जबकि ये कैसा है ये तो इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट है अपरिमित है, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साई एक्स इज इक्वल टू ए ई की पावर एक्स, और ये वेव फंक्शन कैसा है नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है। देन फाइंड इट्स प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, इसकी आपको प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालनी है, प्रायिकता जरा घनता निकालना है, निकाल लेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, एच कट अपॉन 2mi ब्रैकेट साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार, ठीक है। साई ये है पूरा का पूरा रियल है, तो साई स्टार क्या आएगा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कर दो, कांस्टेंट का कांस्टेंट, आयोटा है ही नहीं तो सेम का सेम, तो ये आ गया एच कट अपॉन 2mi, साई स्टार कितना आ गया ए ई की पावर एक्स डेल साई लिखो, साई ये है डेल मतलब इसका डेरिवेटिव एक्स पे है ना, तो डेरिवेटिव किसके सापेक्ष करना है सिर्फ और सिर्फ एक्स के सापेक्ष करना है। इधर क्या आ जाएगा ए ई की पावर एक्स माइनस साई का मान ए ई की पावर एक्स, और ये डेल बटा डेल एक्स, साई स्टार क्या है ए ई की पावर एक्स, ठीक। दोनों के दोनों सेम नहीं है क्या, दोनों के दोनों सेम है ना, तो जो साई एस आ गया वो कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है ना, दोनों के दोनों सेम है 0 आया। यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या बना वेव फंक्शन कैसा है रियल है, यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या बना वेव फंक्शन रियल हो तो, वेव फंक्शन रियल हो तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी कितनी आती है 0 आती है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी कितनी आती है 0 आती है। आगे जब भी देखा कि वेव फंक्शन कैसा है रियल है, तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी सीधी कितनी लिख देना 0 लिख देना, सोचना ही मत।
ओके, सोचना ही मत, सीधी सीधी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितनी लिख देना, आप 0 लिख देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्या है अपने पास, फाइंड द यूनिट ऑफ साई इन 1D 2D 3D। साई की वैल्यू निकालनी है किसमें, 1D में, यूनिट निकालनी है, मात्रक निकालना है 1D में 2D में 3D में। आ जाओ, कैसे लिखोगे, साई साई स्टार 1D में ऐसे लिखोगे माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 2D में कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे साई साई स्टार dx dy, कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 3D में कैसे लिखोगे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई साई स्टार dx dy dz इजिकल टू 1। यहाँ जो dx dy dz है इसको आप dv भी लिख सकते थे, इसको आप dA भी लिख सकते थे, इसको आप dx लिख सकते थे। 1D 2D 3D, पता है ना कि जो लंबाई होती है वो एक विमी है, द्विविमी है और त्रिविमी है। ठीक है, करो यहाँ से, देखो यहाँ से एक चीज देखो आप, ये कांस्टेंट हो सकता है ना कांस्टेंट, मान लो ये कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट हो तो बाहर आ जाएगा, तो क्या बना, साई स्क्वायर dx का समाकलन है बराबर क्या है 1, dx का समाकलन क्या आता है, x आता है, x है मतलब लंबाई है, तो साई स्क्वायर गुणा लंबाई बराबर 1, या साई स्क्वायर बराबर आ गया 1/l, या साई बराबर आ गया 1/√l। तो जो साई होगा इसका मात्रा कितना आ गया, 1/√l से देखो ये मीटर होता है, ये मीटर होता है, तो ये कितना आ गया l माइनस, ये मीटर में करोगे तो मीटर है माइनस, मात्रक पूछा है यूनिट पूछा है तो मीटर में आएगा, ये तो डायमेंशन आ गई, तो मात्रक कितना आता, -½ यहाँ है, -1 है। ठीक है, तो ये कितना है, रूट में है तो 1/2 है ना, तो ये इतना रहेगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, m⁻−1/2, कब 1D के लिए 2D के लिए चलना, साई स्क्वायर बार dx dy, ये क्या है, एरिया है, ये भी लंबाई ये भी लंबाई, तो क्या आएगा लंबाई स्क्वायर साई स्क्वायर बराबर 1, या साई l बराबर 1, या साई बराबर 1/l, तो जो मात्रक आएगा वो क्या आएगा, l माइनस। इसी तरीके से यहाँ पे l⁻³ 3D के लिए, 1D के लिए ये रहेगा, 2D के लिए ये रहेगा, 3D के लिए ये रहेगा अपने पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ 1 डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है एक विमा के अंदर, उसका मात्रक और उसकी विमा क्या आएगी, आ जाओ देख लेते हैं। S बराबर क्या होता है, h/2mi, क्या आएगा, साई स्टार डेल साई, इस बार डेल x और साई माइनस साई डेल बाय डेल x साई। देखो कंजुगेट कर देने से मात्रक तो बदलेगा नहीं, तो अपने पास ये काम करनी है, अपने इससे देख लो, मात्रक तो देखना है। आ जाओ, क्या है, h कट है, यहाँ क्या है 2m है, जो इमेजिनरी पार्ट है कोई मात्रक होता नहीं है। यहाँ क्या है, साई साई स्टार है, साई साई स्टार, तो साई साई स्टार और एक विमा है, एक विमा के अंदर आपको फलन का पता है, मात्रक क्या था, 1/√l था ना, तो ये क्या हो जाएगा, साई साई स्टार स्क्वायर होगी ना, तो ये हो जाएगा 1/l, और यहाँ पे 1/x है तो 1/l और आ गया, ये आ गया। साई का मात्रक क्या आया था, साई का मात्रक क्या था, l⁻−1, तो ये कितना हो गया, l⁻−1 था 2D में, अपना 1D में था l⁻1/2, तो ये ऐसे रहेगा, साई साई स्टार को 1/l हो जाएगा, ये 1/l है ही क्योंकि दूरी है तो l ही है, ये h कट m है। देखो h न्यू या h कट ओमेगा होता है, वो क्या होता है, एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, बल गुणा विस्थापन, बल की विमा क्या होती है, mL⁻² × l है, तो एनर्जी की विमा आ गई mL2T-2, ये क्या है, समय का उल्टा, तो h बटा यहाँ आ गया t, तो h की या h कट की विमा कितनी आ गई, एक ही बात है क्योंकि 2 का भाग है, L2 -2 है, एक ये जा रहा है तो -1 बन जाएगा, है ना, तो h कट की विमा लिख दो, ये आ गया mL2T-1 बटा में क्या है m है तो मास, और नीचे क्या है L2, करो सॉल्यूशन, L2 से L2 गया, m से m गया, तो इसका जो डायमेंशन है वो कितनी आ गई, -1 आ गई। मात्रक देखोगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन 1 डायमेंशनल, एक पार्टिकल है वो 1 डायमेंशनल पोटेंशियल के अंदर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है 1 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स के अंदर, द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन इज गिवन बाय, इसका नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ये है, इन्होंने बोल दिया खुद से कि ये कैसा है, नॉर्मलाइज्ड है पर सामान्यीकृत है। ठीक है, इन द रीजन 0 से 2a एंड साई x इक्वल टू 0, मतलब जब आपका पार्टिकल x से 0 से 2a के बीच में, तब तो वेव फंक्शन क्या रहेगा, ये रहेगा, इसके बाहर जाएगा एल्सवेयर जाएगा तो वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द रीजन, इस रीजन में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। आ जाओ प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, कैसे निकलती है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी निकलती है साई स्टार साई dx, 1D है ना, 1D है, कहां से कहां, 0 से a/2। ओके, निकाल लें, आ जाओ, मान रखो सारे के सारे, ये आ जाएगा 0 से a/2, ये बाहर ये आएगा एक बार पहले यहाँ
साई स्टार करोगे तो क्या होगा, आयोटा का माइनस आयोटा कर दो तो ये हो गया e की पावर माइनस आयोटा पी एक्स माइनस ई टी बटा आ गया एच कट। दूसरा साई 1/2a ई की पावर साई सीधा सीधा है तो ये हो जाएगा आई बटा एच कट पी एक्स माइनस ई टी, यहाँ आ जाएगा डी एक्स। ओके, सोल्व करो इसको। देखो ये साई स्टार था, ये साई था, क्योंकि साई स्टार में क्या होता है आयोटा की माइनस आयोटा आ जाता है। अब ये दोनों क्या हो गए, एक प्लस का एक माइनस का है, आधार समान तो घातें जुड़ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, इसके घात में ये प्लस ये आएगा, दोनों जोड़ोगे तो जीरो। तो ये अपने पास कितना बना, ये अपने पास बना इंटीग्रेशन ऑफ 1/√2a 2a बन जाएगा e की पावर 0 dx। ओके, लिमिट क्या है 0 से लेकर के a/2, तो 1/2a बार आ गया, ये आ गया 1 और इधर आ गया dx, 0 से a/2। सॉल्यूशन करोगे 0 से 2a, ये क्या आएगा x, लिमिट कितनी है 0 से a/2, कितना आया 1/2a गुणा a/2, तो कितना आ गया 1/4 आ गया। तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4। अब देखो मान लो ये यहाँ से पूछ लेता कि इसकी प्रतिशत कितनी प्रोबेबिलिटी है, कि प्रोबेबिलिटी है वो कितनी प्रतिशत है, कितना प्रतिशत चांस है वो यहाँ पाया जाएगा। तो इसको क्या करते आप 100% से गुणा करते, काटोगे तो 25, तो आंसर कितना होता 25%। अगर ये आंसर किसमें पूछता, प्रतिशत में पूछता तो आंसर कितना आता 25%, और सीधा पूछ रहे तो कितना हो जाएगा 1/4। ओके, 7th क्वेश्चन देखो, द अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू इट्स डे ब्रोगली वेवलेंथ। जो इसकी पोजीशन है उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी है, दे ब्रोगली वेवलेंथ के इक्वल है। दे ब्रोगली वेवलेंथ कितनी थी, h/p थी, आपको याद हो तो पढ़ाया था आपको 12वीं क्लास का लेक्चर के अंदर यूट्यूब पे, ठीक है। लैम्डा डी इक्वल टू h/p थी। द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी विल बी, तो इसकी जो वेलोसिटी है उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी होगी वो कितनी आएगी। ये कह रहा है इसकी जो स्थिति है उसमें जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी है, लैम्डा डी है, दे ब्रोगली वेवलेंथ के इक्वल है, जो अपने पास होती है h/p, तो डेल वी कितना आएगा ये आपको निकालना है। करें सोल्व, आ जाओ सोल्व करते हैं। लगाओ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल h कट बाय 2, डेल एक्स का मान ये दे रखा है इन्होंने h/p, p कितना होता है mv, और साथ में क्या है डेल पी एक्स। डेल पी एक्स को क्या लिखते हो, पी एक्स क्या होता है mvx, तो डेल पी एक्स क्या हो जाएगा m डेल वी एक्स, तो डेल पी एक्स का मान लिख दो m डेल वी एक्स ग्रेटर देन इक्वल h कट बाय 2। करो सोल्व, m से m चला गया, h है इधर h कट है ना, तो h कट को क्या लिखते हो h/2 पाई, 2 इनका खुद का है तो h का h चला गया। आगे सोल्व करो, क्या आ गया डेल वी एक्स बाय वी, कितना आया डेल वी एक्स बाय वी बराबर या ग्रेटर देन, ये जो निशान आपके पास ये है h तो चला गया, तो ये आया 1/4 पाई, कितना आया 1/4 पाई आया। तो डेल वी एक्स कितना आया ग्रेटर देन इक्वल v/4 पाई। समझ रहे हो कि जो डेल वी एक्स है इसका, या जो वी एक्स के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी होगी vx/4 पाई होगी। मिनिमम कितनी होगी vx/4 पाई होगी, अधिकतम ये कितनी भी हो सकती है। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, v/4 पाई आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेव फंक्शन के लिए जो कंडीशंस थी उनमें से कौन सी कंडीशन के लिए रॉन्ग है, इनमें से रॉन्ग कंडीशन स्टेटमेंट कौन सा है कंडीशन के लिए। पहला क्या बोल रहा है, साइज शुड बी फाइनाइट, सही बात है होना चाहिए। क्या कर रहा है, साइज शुड बी मल्टी वैल्यूड, किसी वैल्यू के लिए साइज मल्टी वैल्यूड होना चाहिए, नहीं, साइज कैसा होना चाहिए आर या एक्स की किसी वैल्यू के लिए सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। आपका क्वेश्चन तो यही हो गया, फिर भी सारे ऑप्शन चेक करो। साई एंड इट्स डेरिवेटिव शुड बी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, सही बात है, ये बात सही है, बिल्कुल सही बात। क्या होता है इस पे सुपरपोजिशन का रूल अप्लाई होता है, बिल्कुल सही बात है, तभी तो वेव पैकेट बनेगा, ठीक है। तो साई पे सुपरपोजिशन का रूल क्या होता है, लागू होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अपने पास ऑप्शन में क्या आ गया, बी गलत आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वेव फंक्शन, आरपीएससी का क्वेश्चन है, द वेव फंक्शन फॉर ए पार्टिकल कन्फाइंड इन ए क्यूबिकल बॉक्स इज दिस। अपने पास वेव फंक्शन जो है वो इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। और क्या है ये वेव फंक्शन कैसा है, नॉर्मलाइज है। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि जो वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है, थोड़े टाइम बाद जब थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ लोगे आप खुद से बता पाओगे कि ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है या नहीं है, ठीक है। तो आपका जो वेव फंक्शन यहाँ आपको दिया गया है ये कैसा है, नॉर्मलाइज दिया गया आपको, ठीक है। इसके बाद क्या पूछा है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द लिमिट्स, इस लिमिट के अंदर, इसमें इस लिमिट के अंदर, इस वॉल्यूम के अंदर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो आपको निकालना आता है, आप निकाल लोगे। आ जाओ निकालते हैं, 0 से लेकर के -∞ से लेकर के, नहीं, लिमिट क्या है 3 है, देखो x भी है, y भी है, 3 है, z भी है।
तीनों अपने पास यहाँ पे चीजें हैं, तो तीनों की लिमिट लगेगी, है ना, 3 बार डेरिवेटिव होगा, तो ये आएगा x वाला, y वाला, z वाला। लिमिट लगाओ, x की क्या है 0 से b/2, y की क्या है 0 से b/2, z की क्या है 0 से b/2। यहाँ पे क्या आएगा साई स्टार आएगा ना, साई स्टार साई dx dy dz। करो, लिखो यहाँ पे क्या बनेगा। जगह नहीं छोटी तो कहाँ करें, यहाँ कर देते हैं ना, 10वीं के बाद कर देता हूँ, आप देख लेना। तो ये आ जाएगा अपने पास, मान रखो, सारे मान रखो, ये रखो, है ना, पूरा का पूरा मान रखो, तो क्या आएगा। और देखो साई स्टार है, साई है, फंक्शन कैसा है, रियल है, आयोटा है नहीं, तो साई स्टार क्या होगा, सेम होगा। तो ये अपने पास साई स्टार वैल्यू रखोगे तो ये बनेगा अपने पास, नीचे क्या है 2/b की पावर 3/2 स्क्वायर हो जाएगा इसका, तो ये बन जाएगा 2/b की पावर 3। आगे लिमिट 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 मुझे पता है कितनी है, वो मैं रख दूंगा, और ये बन गया साइन स्क्वायर पाई x बाय a, साइन स्क्वायर पाई y बाय b, साइन स्क्वायर पाई z बाय c, dx dy dz। ओके, ठीक है, इतनी चीज है। तो यहां इसको सोल्व करो, लिमिट क्या थी 0 से लेकर के b/2 है प्रत्येक की, a है b है वो a की बात है, ठीक है, ये b है तो b रखो, ओके, b है तो b रख लो, तीनों b। तो ये अपने पास हो गया 0 से लेकर b/2, ये भी b है, ये भी b है, ओके, 0 से b/2, 0 से b/2, 0 से b/2। पर ये लिमिट क्या है, तीनों के लिए अलग अलग है। तो ये अपने पास डेरिवेटिव है जो कुछ इस तरीके से बन गया 2b की पावर 3। ये अपने पास x के लिए तो ऐसे रहेगा साइन स्क्वायर पाई x बटा a या पाई x बटा b dx। दूसरा 0 से b/2 साइन स्क्वायर पाई x बटा b dy। तीसरा क्या बन गया 0 से b/2 साइन स्क्वायर पाई x बाय b dz। ये इसमें x है, इसमें y है, इसमें z है ना, इसमें y है, इसमें z। करें सोल्व, तीनों की तीनों चीजें एक जैसी है, तो किसी एक का मान निकालो, किसी एक का मान निकालें, आ जाओ निकालते हैं। 0 से b/2 साइन स्क्वायर पाई x बटा b dx। करो डेरिवेटिव, क्या बनेगा, ये आएगा 1 माइनस कोस 2 पाई x बटा b, बाहर आएगा 1/2, लिमिट रहेगी 0 से b/2, इधर आ जाएगा dx। करो डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन सॉरी, x का a1 का करोगे तो क्या आएगा x आएगा, कोस का करोगे तो साइन आएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा पार्ट है 2π/a, ये इसके आगे आ जाएगा उल्टा होकर। समाकलन ऐसे ही करते हैं, उम्मीद करता हूं आपको आता है ना। यहाँ पे 0 से b/2 प्रत्येक समाकलन में नहीं सिखा पाऊंगा। और मान रखो b का x का मान रखो, अपर वाली लिमिट b/2, फिर 0 रखो तो 0, अपर लिमिट a लिखने की जरूरत नहीं, क्यों नहीं जरूरत, x का मान क्या रखोगे b/2, तो यहाँ आएगा b, यहाँ आएगा 2, लिखो, चलो लिख देता हूँ a/2π साइन 2π/a, अरे सॉरी b है ये, है ना, b है, गलती हो रही है, अब ध्यान रखना है ना, b/2। तो b से b गया, 2 से 2 गया, क्या है साइन पाई, साइन पाई का मान कितना होता है 0, तो 0 माइनस का 0, तो यहाँ से अपने पास कितना आया 1/2 गुणा b/2, तो ये आ गया b/4। कितना आ गया b/4, मतलब इसका मान b/4, ये सारे सेम ही है, b/4, तो अपने पास ये आ गया 2/b इसकी क्यूब गुणा b/4 गुणा b/4 गुणा b/4, b क्यूब है, कट जाएगा, क्या आया 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये भी 2 कटेगा, ये भी 2 कटेगा, ये भी 2 कटेगा, तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, तो ये आएगा 1/8। तो इस वॉल्यूम में पाए जाने की आपकी जो प्रोबेबिलिटी थी वो कितनी आ गई, 1/8 आ गई। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या देखो, द वेव फंक्शन फॉर ए पार्टिकल इन वन डायमेंशन इज दिस। पार्टिकल का वेव फंक्शन इतना है 0 से लेकर के 1 के बीच में पाए जाने के लिए, ये क्वेश्चन आरपीसी में पूछा गया है। देन द वैल्यू ऑफ ए इज, मतलब यहाँ पे ए क्या है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, साई स्टार इज इक्वल टू 1 कर दो, आ जाओ। चलो करने की जरूरत ही नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ए का फॉर्मूला पता है आपको, पता है ना, -∞ से +∞। यहाँ क्या आएगा, जो इसके साथ वाला पार्ट है ना वो आएगा साई स्टार dx। करो इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से 1 के बीच में, बाकी चीजें तो है ही नहीं, 0 से 1, यहाँ आएगा x² dx। करो, तो ये आया x² का समाकलन कितना होता है x³/3, ठीक है, 0 से 1, तो ये आ गया अपने पास 1/3, बाकी 0 ऊपर जाएगा तो √3, तो a का मान कितना आ गया, √3 आ गया, कितना आ गया √3। यही आपका क्या है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है।
इस तरीके से भी कर सकते थे। एक तरीका और भी था, क्या ए स्टार करो साई स्टार, तो ए स्क्वायर बार, तो ये साई स्टार ए स्क्वायर डी एक्स, इसका मान 1 रख देते, लिमिट 0 से 1, तो यहाँ से ए का मान निकाल लेते, एक ही बात थी, और मैंने ऐसे निकाल दिया, वो भी एक ही बात है। तो आंसर क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है, इसी के साथ अपना ये लेक्चर खत्म होता है। अपने काफी सारा कंटेंट कवर कर लिया है, ठीक है ना, लगभग 2 लेक्चर हो गए और लगभग मुझे लगता है 2.5-3 घंटे का कंटेंट मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। ठीक है, डेमो लेक्चर में इतना ही रहेगा। बाकी अगर आपको कोर्स पसंद आता है, अपने सजेशन दीजिए, सर ये ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, अपने थोड़ा सा इसको और इंप्रूव कर सकते हैं। बाकी आप ऐप डाउनलोड कीजिए और ये जो कोर्स चल रहा है इसको ज्वाइन कर लेना। कंटेंट अभी इसके अंदर इतना ही आएगा, कल सुबह 2 घंटे की क्लास में ऐप के अंदर और अपलोड कर दूंगा। ठीक है ना, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, ये आपके पास नंबर रहेंगे 63 502 63 164, इनके ऊपर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इस कंटेंट के अंदर या इस लेक्चर के अंदर अभी इतना ही, और यूट्यूब पे क्वांटम मैकेनिक्स डेमो में अभी इतना ही आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिजिक्स बाय निखिल राज के साथ। ओके, तो ऐप ज्वाइन कर लेना है ना, बैच ज्वाइन कर लेना, और कल से कंटिन्यू पढ़ाई शुरू कर देना है ना, क्योंकि मेरी स्पीड अच्छी रहेगी, मेरा जो डिसिप्लिन रहेगा चीजें डिलीवर करने का वो काफी फास्ट रहेगा, ये ध्यान रखना। तो आप साथ साथ कवर कर पाओ, रोज जो पढ़ाऊं रोज की रोज ही कवर कर लो, उससे बेस्ट आपके लिए कुछ नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।